कैसे हैं आप सब? आज का जो क्लास है आपका टॉपिक ये रहने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। आज आपका रीट का आखिरी एग्जाम है, आखिरी क्वेश्चन पेपर की बारी है। जो हमारा लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था वो 2017 में हुआ था रीट का, और उसी का ही लेवल 1 हम कर चुके हैं। आज लेवल 2 की आपकी बारी है, ठीक है। 2017 लेवल 2 रहेगा। रीट का क्वेश्चन पेपर सेट है हमारे पास एफ, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे सेट देख सकते हैं, एफ सेट है हमारे पास। बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है। 150 मार्क्स का पेपर है। सीडीपी आती है 30 की, एक लैंग्वेज आती है 30 की। इस पे आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले तो ज्यादा बेटर है। एक इंग्लिश लैंग्वेज आती है आपकी 30 की। देन मैथ और साइंस का सेक्शन आता है आपका 60 मार्क्स का, 30-30 ईच, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल 1 होता है मैथ्स के साथ ईपीएस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। डन, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन सीडीपी का। तो सीडीपी का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, एक बार मैं देख लेती हूँ स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा करें या ना करें। सो एक सेकंड रुकेगा। नहीं, ओके है, ठीक है। सो हम कैमरे को ऑफ कर देते हैं एंड देन आप अपना आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, हमने आपको पता ही होगा इससे पहले 2011 के सभी पेपर सॉल्व कर लिए हैं। सभी मतलब लेवल 1 लेवल 2। फिर 2012 में हुआ था रीट, तो 2012 में हमने भी लेवल 1 लेवल 2 दोनों कर लिए। 13-14 में रीट नहीं हुआ, 15 में हुआ था। लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व कर चुके। आज हम 17 का लेवल 1 कर चुके। आज आखिरी है लेवल 2, ठीक है। तो हमने 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है यूट्यूब पे जाके सारे देख सकते हैं, सब अवेलेबल है। आखिरी क्वेश्चन पेपर है इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा आप सबको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए टीचर। आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, टीचर से क्या अनुमान, क्या आशा नहीं लगाया जा सकता। तो कीप इन माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। देखो, क्यूरिकुलम एडजस्ट करना तो ये तो की जा सकती है। एडजस्टिंग द क्यूरिकुलम, एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी। सो ये चीज आपने क्या करनी है, ये नहीं की जा सकती, ये आशा आप नहीं करोगे किसी भी टीचर से। सो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आज हमारा 8th क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है। आज तक रीट के लेवल 1 लेवल 2 को मिला के 8 ही क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैंने आज सारे सॉल्व करा दिए। मीन्स आखिरी है आज का। क्रॉनिकल एज और मेंटल एज, एक पूनम बच्ची है उसकी है 9 ईयर्स। तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कैटेगरी कौन सी होगी? वो सुपीरियर होगी, एवरेज या सब एवरेज या जीनियस? तो अगर मानसिक और ये कालानुकृत इंग्लिश में क्रॉनिकल बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल हिंदी में आप देख लीजिए कालानुक्रमित, जिसको हिंदी समझ आती है। बाकी इंग्लिश में पढ़ लो, ज्यादा बेटर है। अगर सीए और एमए, क्रॉनिकल एज और मेंटल एज अगर आपकी दोनों की दोनों कितनी दे रखी है, 9 ईयर्स, तो जो उसकी इंटेलिजेंस है ना वो औसत है, दैट मीन्स एवरेज है। तो इसका भी कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सी ही सही होगा। कह रहा है ऑटिज्म। ऑटिज्म वाली कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? पुअर सोशलाइजेशन, पुअर कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ जाता है वो तो वैसे भी सही हो जाता है, 99% सही हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्वालिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज। देखो क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेसिटी। इंडिविजुअल्स मीन्स हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी की बात कर रहा है। मानवता मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहोगे? डेवलपमेंट, इक्विलिब्रियम, ग्रोथ या मैचुरेशन? अब आप याद करो, आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपको एक टॉपिक कराया था जिसमें हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे। वहां पे आपको बताया गया था जो ग्रोथ होती है वो होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है। ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो होती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ, लेकिन ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव। तो यहाँ कह रहा है कि क्वांटिटेटिव, द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज, तो क्या बोलोगे उसे? वो होगी हमारी ग्रोथ। अगर होता क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली, देन वो हो जाती है आपकी डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबकी जो स्क्रीन पे है क्या कहता है? फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एट एडोलेसेंट स्टेज, ठीक है। एडोलेसेंट स्टेज, एडोलेसेंट कौन सी स्टेज होती है? किशोरावस्था। यहाँ ही लिखा होगा हिंदी में। किशोरावस्था में बच्चे को उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन कौन? पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डू द फॉलोइंग, विच वन? इसमें से कौन सा काम कर सकते हैं?
क्वेश्चन नंबर 5, रेंडरिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, बिल्कुल लिंग शिक्षा का उचित ध्यान देना। प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े, ये नहीं कह रहा हर समय एडोलेसेंट बच्चे को हर समय आप गाइडेंस काउंसलिंग करो, नो। इफ रिक्वायर्ड मतलब जरूरत पड़ने पे, जब आवश्यकता हो तो आप गाइडेंस काउंसलिंग कराएं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे ही नॉट आए उस पर फटाफट गोला मार दिया करो। नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च, कौन सी बात इसमें से एक्शन रिसर्च से रिलेट नहीं करती? एक्शन रिसर्च हेल्प इन थ्योरी बिल्डिंग, ना, ये तो गलत है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। इट एनेबल अस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट है एक्शन रिसर्च के बारे में। फोकस ऑन प्रॉब्लम दैट आर इमीडिएट कंसर्न, बिल्कुल। हाँ, ये वाली बात भी सही है। त्वरित, हिंदी में क्या लिख रखा है? त्वरित चिंताजनक समस्याओं के ऊपर यह केंद्रित होता है, बिल्कुल। फोकस ऑन प्रॉब्लम दैट आर इमीडिएट कंसर्न। ऑफर फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथोडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन, ये बात भी ठीक है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य प्रणाली में खुला परिवर्तन, ये वाली बात यहाँ पे गलत है। जो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक करता है, थ्योरी बिल्डिंग में नहीं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट रिलेटेड। ए टीचर इज गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी सबने पढ़ रखी है। कह रहे हैं एक टीचर चाहती है कि वो प्रिंसिपल अप्लाई करे थॉर्नडाइक थ्योरी का इन द क्लासरूम। What he she should not apply from the following, क्या थॉर्नडाइक प्रिंसिपल थॉर्नडाइक की थ्योरी अप्लाई करना चाहती है कहाँ? क्लासरूम में। तो वो क्या ऐसा इसमें से पॉइंट है जो अप्लाई ना करे? मतलब 3 पॉइंट ऐसे हैं जो अप्लाई होंगे थॉर्नडाइक थ्योरी से और एक है जो नहीं होगा। क्या ना हो? चिल्ड्रन शुड बी मेड रेडी और मोटिवेटेड प्रॉपरली फॉर लर्निंग ए टास्क, ये तो ठीक है। क्या नहीं है? चिल्ड्रन शुड बी ओरिएंटेड टू ए डिस्कवरी अप्रोच टुवर्ड लर्निंग न्यू थिंग्स। सफिशिएंट प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क शुड बी कैरिड आउट, ये वाला सी तो सही है कि उचित। अब नॉर्मल सी बात है, थॉर्नडाइक की थ्योरी में तो उसने यही कहा था कि अभ्यास प्रैक्टिस होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो सी बात भी सही है। लेकिन उसने तो कहा ना कि क्या अप्लाई नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अप्लाई हो। चिल्ड्रन, हाँ, ये वाला फर्स्ट भी हमारा ठीक है, लर्निंग ए टास्क। टीचर शुड ट्राई टू मेक यूज ऑफ रिवार्ड्स एज प्रॉपरली एज पॉसिबल, जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कारों का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे 7th में जो गलत है, जो अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो है बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाए। तो खोज विधि का तो उसने कहीं जिक्र किया ही नहीं था थॉर्नडाइक ने डिस्कवरी अप्रोच का टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स। तो हमारा कौन सा ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो है आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 8। आपको साथ साथ क्वेश्चन नंबर बता दूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन हो। 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम पहले लिख दिया करेंगे 8। 8 का आंसर दीजिए। डैश इज द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी अयोग्यता टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ओन्स पर्सपेक्टिव एंड अदर्स पर्सपेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड। कह रहा है इसमें से कौन सा है, सेंट्रिज्म है, एनिमिज्म है, इकोसेंट्रिज्म है, या नन ऑफ दिस है। तो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, बताइए। वो होता है हमारा हाँ, बिल्कुल इनका भी ये वाला सही है। आत्म केंद्रस्थ होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जो है ये इनएबिलिटी है जिससे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ओन पर्सपेक्टिव, खुद के, अपने और अदर्स पर्सपेक्टिव में दूसरों के, इन अर्ली चाइल्डहुड। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 8 का बी। 9th क्वेश्चन का जवाब दो। 9th एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट किसने कही ये हमें बताना है। स्टेटमेंट क्या है? व्हेन समवन फेल्स, जब एक कोई बंदा फेल हो रहा है, रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब बार 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 बार, टू ओवरकम वीकनेसेस एंड अचीव सम मास्टरी, और सिंपली प्लेसेस एक्सेसिव emphasis on some particular inferiority. Who illustrated the above statement as inferiority complex? इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? मुझे बिल्कुल ठीक आंसर चाहिए आप सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट है, अभी रीड के ही पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए 9th क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? अल्फ्रेड एल्डर, अल्फ्रेड एडलर, एडलर, एल्डर नहीं सॉरी एडलर हमारा करेक्ट आंसर है डी। द हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच, हाईली एफिशिएंट
form of learning approach on which Bandura and Walters focused is. किसने बंडूरा ने और वॉल्टर्स ने किस पे फोकस किया है? बंडूरा की थ्योरी आपको याद होगी, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था, बच्चा नकल के द्वारा सीखता है। तो रिवार्ड पनिशमेंट गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी गया, नन ऑफ द अबव भी गया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन। याद कीजिए, काफी बार रीड के पेपर में ही मैंने 4-5 बार तो बताया ही है। अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी बोल लो, फर्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी, सेकंड आप इसे बोल लो सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, थर्ड आप इसे बोल लो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, फोर्थ आप इसे बोल लो ये जो नाम लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, पांचवा इसे नाम बोल दो इमिटेशन थ्योरी, छठा इसे नाम बोल दो मॉडलिंग थ्योरी। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके दोबारा लिख लेना, वैसे बोल देती हूँ, अभी लिखना अभी लिख लो। पहली है अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी। ये सारे अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के नाम है। इसका ओवरऑल कहने का मतलब यही है, बंडूरा ने कहा था बच्चा नकल के द्वारा सीखता है। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है, 2009। एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट दे नहीं रखा है इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ टीचर। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा रोल नहीं होना चाहिए टीचर का? टीचर के रोल आपको पता है, कंप्लीट एंटायर क्यूरिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है, क्योंकि अपना क्यूरिकुलम सही समय पर तो पूरा कराएगी ना। टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन, ये गलत है ना। शिक्षक शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। नो 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 नो, यहाँ पे ये बात आप गलत ठहराएंगे। मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंचुअल, बिल्कुल स्कूल के अंदर रेगुलरिटी और पंचुअलिटी तो है ही है। असेस द लर्नर एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट एडिशन इंस्ट्रक्शन, कौन सा नहीं होना चाहिए, बी। 12th क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इधर कर दूं। 12th क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इधर कर दिया है जिससे आपको स्क्रीन पे पूरा दिख पाए, पूरा विजिबल है स्क्रीन पे, बिल्कुल। 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रियड। फ्रियड की आपको स्टेजेस पता है, फ्रियड ने ये वाला टॉपिक दिया था, टॉपिक है आपका ईगो, इड, सुपर ईगो, है ना। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपको यही पहचानना है, अकॉर्डिंग टू फ्रियड रिकमेंडेड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, which of the following would satisfy its fundamental urges immediately and reflexively as they are aroused, without regard rules, the reality of life or morals of any kind? तो बताइए, उसने इसे सुपर ईगो बोला है, बोथ ईगो और सुपर ईगो दोनों, या ईगो या ईड? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है आपको। कह रहा है फ्रॉइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार, व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत और अनैच्छिक रूप से भी से, मतलब ब्रैकेट में क्या है, सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो वो हमारा आंसर सही कौन सा होगा, क्या है आपके दिमाग में सही आंसर? इड होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? इड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, इनमें से कौन सी टेक्निक है आपकी, द चाइल्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स which they can exchange for desirable items, services और privileges? टोकन इकोनॉमी, एक्सटेंशन होता है विलोप हो जाना, और शेपिंग, और ये शेपिंग वाला आपको वो वाला टॉपिक में करा रखा है ना जीन प्याजे में, और है कवर्ड सेंसिटाइजेशन, अप्रकट संवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 पे हैं हम, बताइए। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य तथा लाभ में बदल सकता है? तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉर्मल सी बात है, वो शेपिंग नहीं है, वो है आपकी टोकन इकोनॉमी। ठीक है, जिसको वो अपने अकॉर्डिंगली बाद में बदल दी। 13 का ए आंसर। 14, ये क्वेश्चन नंबर है 14, नंबरिंग में डालती जाऊंगी। स्टूडेंट्स एनकाउंटर्ड मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ड्यूरिंग देयर एडजस्टमेंट प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझा रहा है, स्टूडेंट वांट्स टू एडमिट हिज मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ द टीचर बट एट द सेम टाइम ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। मतलब कह रहा है समायोजन प्रक्रिया में क्या होता है,
के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं, ठीक है? बहुत सारी भई सिचुएशंस ऐसी आती हैं बच्चों की कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है। उसको मतलब ऐसा वो सोचता है कि मैं ये टीचर है, ये बच्चा है, कि इनका सामना करके इनको सारी बात भी बता दूँ। दूसरा कंडीशन में वो डरता भी है कि इनसे मार पड़ेगी, दंड दिया जाएगा। तो निम्न में से किसके सांकेत इसी अच्छी तरह समझाया गया है? बताइए, कौन-सा आंसर आप सही लगाओगे? अप्रोच, अप्रोच, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, अप्रोच तो है नहीं, अवॉइडेंस भी नहीं है। तो कौन-सी है अप्रोच और अवॉइडेंस? जिसमें बच्चा जाना भी चाह रहा है और अवॉइड भी करना चाह रहा है। कौन-सा आंसर सही लिख के आओगे? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है आपका। A 5-year-old child has a general lack of responsiveness to others, serious deficiency in communication and unusual repetitive behavior. Unusual होता है मतलब असामान्य व्यवहार को बार-बार रिपीट कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? सीरियस डेफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप जो बच्चा कर रहा है उसमें सीरियस डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कमी, जनरल लैक ऑफ रिस्पॉन्सिव टू अदर, दूसरों को रिस्पॉन्स नहीं देता अच्छे से, 5 साल का बच्चा है और कम्युनिकेशन में दिक्कत, रिपीटेटिव बिहेवियर। तो ये चीज़ क्या है उस बच्चे? साइन ऑफ हियरिंग, देखो हियरिंग तो नहीं है, सुनने में दिक्कत थोड़ी है। स्कॉलास्टिक, स्कॉलास्टिक बैकवर्डनेस भी नहीं बोलोगे। लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या उसे कोई मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी बीमारी है? ये है उस बच्चे, 5 साल का बच्चा है ना, इन्फेंट, तो इन्फेंटाइल शैशव ऑटिज्म क्या लगा के आएंगे हम? 15 का सी, ठीक है। 16 क्वेश्चन है आपका। ए बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्विंग, एक बिहेवियर पैटर्न जिसमें क्या इन्वॉल्व है? सेल्फ स्टार्वेशन। सेल्फ स्टार्वेशन होता है खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन पहले भी आया कि अगर आप खुद को भूखा रखते हो, दैट ऑफन अराइजेज इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादातर लड़कियां, यहाँ लिखा है अभी, एंड स्पेशली ये देखो आगे ना, एंड क्योंकि मेरे को याद रहता है कि मेरे कौन से रिपीट है क्वेश्चन। अभी तक जितने भी मैंने रीड किए 8 पेपर में से 7 सॉल्व करा दिए, 8वां हमारा चल रहा है, 8th। तो मुझे याद रहता है कि मैंने उन 7 पेपर में क्या कुछ बोला था और कौन-कौन से क्वेश्चंस दोबारा आ रहे हैं। एकदम से मुझे याद आ गया, सेल्फ स्टार्वेशन होता है मतलब बच्चा खुद से भूखा रहता है और वो ज़्यादातर एडोलेसेंस में होता है और ज़्यादातर लड़कियों में होता है, अमंग गर्ल्स। तो उसको क्या बोलोगे आप? एनोरेक्सिया नर्वसा, ऑटिज्म है, डेलिरम ट्रेम्स, डाउन सिंड्रोम। ये है क्वेश्चन नंबर 16, रिपीटेड क्वेश्चन। वो है आपका एनोरेक्सिया नर्वसा, नर्वोसा। तो अब आप ये देखो ना कि अगर आपने ये पहले 7 पेपर जो मैंने कराए हैं 1 to 7, इनको अगर अच्छे से किया हो तो 8th में जो आपका 2017 का लेवल 2 है, तो उसमें आपके नंबर ना कटें। वही तभी तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर करो। क्यों करो? क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट लो जी। बेटा अब सारे रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू फार साइटेडनेस? फार साइटेडनेस आपको बताना है। ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, रिफ्रैक्शन, या वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है, इन्होंने साइकोलॉजी में क्यों डाल दिया आई डोंट नो। तो इट इज हाइप्रोपिया, इट इज हाइप्रोपिया। कौन सा आंसर करेक्ट है? सी। इस बच्चे का गलत है, बी लगा के है 17 का। 18 है इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये तो बहुत आसान। इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी वाली जो कहानी है वो किसकी है? इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी का मतलब है एकदम से इनसाइट, अंदर से, मतलब एकदम से अंदर से थॉट आना और हम कुछ भी सीख लेते हैं। तो जिसे वो थ्योरी का क्या नाम है? एज ए होल, मेरे तो दिमाग से उतर गया। इनसाइट थ्योरी आपका जो प्रॉपर नाम है थ्योरी का, वो इनसाइट थ्योरी नहीं है, मतलब इनसाइट थ्योरी का सेकेंडरी नेम है। मेरे दिमाग से क्यों उतर गया? वो कॉलर कॉफका वर्दी। देखो आंसर तो ये है जिसमें 3 बंदों ने काम किया था, कॉलर, कॉफका, वर्दीमर। और उस थ्योरी का क्या नाम है जिसे हम एज ए होल बोलते हैं? अरे बाबा, मेरे तो नाम दिमाग से उतर गया। ठीक है, 18 का आंसर हो जाएगा सी। ये थॉर्नडाइक और गार्डनर की थ्योरी अलग है, हल और टॉलमैन की भी अलग है। तो कॉलर नहीं, कॉलर, कॉफका, वर्दीमर 3 बंदों ने मिलकर काम किया था। इन्होंने गेस्टाल्ट, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल, कि इन्होंने कॉलर, कॉफका, वर्दीमर ने बताया था। गेस्टाल्ट थ्योरी होती है एज ए होल, कि जो बच्चा है चीजों को एकदम से सीख लेता है। ठीक है,
19th क्वेश्चन, लेकिन चीज़ से याद आ जाती है 1-2 मिनट, मतलब कहते हैं ना हमारा माइंड अनकॉन्शियस स्टेट में होता है ज़्यादा, तो वही अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए थोड़ा-सा समय कई बार लग जाता है। 19 क्वेश्चन का आंसर तो 19 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको क्वेश्चन में ही रिहैबिलिटेशन दे रखा है तो ऑप्शन में ही नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर ट्रेनिंग, एनसीईआरटी भी नहीं होगा, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये तो क्या ही था, मजाक क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है, देखो अभी भी ये बच्चा इसमें कंफ्यूज है, तो ये तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है ना, तो भारत पुनर्वास परिषद। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन का जवाब दो। एट ए पर्टिकुलर स्टेज चिल्ड्रन, एक पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहा है, चिल्ड्रन बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग एंड प्रिमिटिव रिपीटेड क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन रिपीट है, नहीं विश्वास होता आप पूरी की पूरी वीडियोस को सुनो, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें रिपीट है। प्रिमिटिव रीजनिंग एंड वांट प्रिमिटिव रीजनिंग बिगिन, यहाँ पे स्टार्ट हुई है, एंड ये जीन प्याजे का क्वेश्चन है, याद है मुझे जीन प्याजे के 4 स्टेज में से एक स्टेज है। एंड वांट टू नो द आंसर ऑफ ऑल द सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस। प्याजे कॉल्ड इस, प्याजे ने इसे क्या कहा है, इनिशिएटिव, मतलब अंतर्ज्ञान, प्याजे ने इसे कहा अंतर्ज्ञान। एज पर प्याजे ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, ये आपकी पहली होती है आपकी वो सेंसरी मोटर नहीं है, प्री ऑपरेशनल, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। फिर है कॉन्क्रीट, फिर है फॉर्मल, ये तीसरी स्टेज होती है, ये चौथी, तीसरी चौथी भी नहीं है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ, बहुत सारे बच्चे अपना पहला प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं, 3 महीने में नहीं, 3 महीने का बच्चा तो बिल्कुल नहीं, 6 महीने में नहीं, 35 से 40 महीने तो ज्यादा हो जाता है, 10 से 13 महीने, कौन सा आंसर करेक्ट है, 10 से 13 महीने में बच्चा अपना बिल्कुल साफ साफ सार्थक शब्द इस उम्र में बोल लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, अभी मैंने शायद इसका नाम लिया भी होगा ऊपर। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए। अभी यहाँ क्वेश्चन आया था शायद, पता नहीं मैंने नाम लिया है कि नहीं लिया है, जो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे था ना इनसाइटफुल थ्योरी, मैंने कहा था कॉलर कोपका वर्दीमर की है, और गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, शायद बताया था, मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो इसमें आ गया, यहाँ बताती हूँ। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी है, हार्वर्ड गार्डनर। कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, डी। 23 क्वेश्चन का जवाब दो। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज गिवन मोर स्ट्रेस ऑन द फिलॉसफी ऑफ सोशल। देखो मैंने यहाँ पे क्या बात बता रखी है, जहां भी सोशल, सीटेट के पेपर में बहुत बार बताया था, जहां भी सोशल वर्ड आ गया, जहां पे भी सामाजिक वर्ड आ गया, वहां हो ना हो बाय गॉड्स की सांप को टिक करके आ जाओ बिना क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन में अगर वर्ड देख रहे हो सोशल, ऑप्शन में अगर है बाय गॉड्स की, बिना सोचे समझे लगाना। ठीक है, क्योंकि सामाजिक रचनावाद पे बल ही सिर्फ और सिर्फ वाइगॉट्स्की ने दिया था। ये बच्चा यहाँ भी गलतियां करके आया है, वही चीजों को नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे। सीडीपी सेक्शन में चाहो तो 30 में से 30 भी ले सकते हो, मैं बहुत बार वीडियोस में बोलती हूँ, कंसेप्ट अगर बिल्ड कर लो, चीजों को अगर सीख लो, 30 में से 30 लेना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा, 24 ना, हाँ 24 का जवाब दो। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है दृष्टि, मतलब आंखों से जिन्हें दिख नहीं पा रहा, दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए कौन सी सामग्री उपयोग नहीं करोगे, करोगे नहीं, नहीं करोगे कौन सी, 24। देखो ये वाला ना इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं, कहा नहीं, लार्ज प्रिंट बुक हो सकता है, स्पीच सिंथेसाइजर भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं पा रहा तो उसे बोल के हम बता सकते हैं, मैग्नीफाइंग कंप्यूटर बुक और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको सभी को ग्रेस नंबर मिले थे, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन उठा था और नंबर मिला था सबको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दो। हियरिंग लॉस इज मेजर्ड, ये एक आसान क्वेश्चन है, जब भी हियरिंग लॉस होता है, ये भी वैसे रिपीटेड ही एक तरीके से, क्योंकि इस टाइप का नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है जहां वो चीज जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो हियरिंग लॉस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, वैसे साइंस के क्वेश्चन है, पता नहीं साइको में क्यों डाल रखे हैं,
तो हम इसे किस में मापते हैं? डेसिबल। वहाँ पे याद होगा मैंने आपको बताया भी था डीबी हम इसे ऐसे लिखते हैं डेसिबल को, तो वहाँ बताया भी था 20,000 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से ऊपर। तो कौन सा डेसिबल हमारा वो वाला 70 लेस देन 70 डेसिबल डीबी, लेस देन 70 डीबी को हम बिल्कुल बिना किसी दर्द के सुन सकते हैं, और 80 अबव को हमारा थोड़ा सा सुनना दिक्कत हो जाता है। और वही 110 डीबी अगर डेसिबल हो जाए तो ये हमारा हार्मफुल होता है, साथ साथ पेनफुल भी होता है, दर्दनाक होता है अगर हम इतने डेसिबल को सुन लेते हैं। तो याद रहे, मतलब अब ये है एक तरीके से रिपीटेड ही, थोड़ा इनडायरेक्ट है, गोल गोल घुमा के दे दिया क्वेश्चन, आ तो गया ना पहले भी। तो हियरिंग लॉस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, बी आंसर। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मेरी थ्योरी से कराया हुआ क्वेश्चन है। फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, फाइन मोटर स्किल। देखो मोटर स्किल में क्या होता है, जब हम कुछ लिखते हैं या जब हम कुछ हाथों से चीजें हो रही हो तो क्लिम्बिंग नहीं होगा, चढ़ना, रनिंग नहीं होगा, दौड़ना, कूदना नहीं होगा, लिखना। तो फाइन मोटर स्किल्स में कौन सा आंसर आएगा? लिखना। ये बच्चा दौड़ना गलत लगा के आया है, डी आंसर होगा करेक्ट आंसर। 27 है, मीनिंग ऑफ स्कीमा। ये क्वेश्चन वो आपका नोट्स में से बिल्कुल सीधा सीधा, बहुत सारे सीडीपी के, सीडीपी तो आप सबकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपने वो 100+ लेक्चर देख लिए, क्योंकि सारा का सारा सीडीपी तो बिल्कुल एज इट इज कॉपियों से आता है। स्कीमा वाला टॉपिक करा रखा है आपको, मीनिंग ऑफ स्कीमा, स्कीमा का मीनिंग क्या है, बस सिंपल सा पूछा है स्कीमा का मीनिंग क्या है। और ये क्वेश्चन आपको एकदम से ही बता रखा है, पॉकेट ऑफ आपकी थिंकिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी कह सकते हैं। चंकिंग मैकेनिज्म नो, लर्निंग टेक्निक्स नो, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट, जहां ये वर्ड आ गया पैकेट वहां आपका आंसर हो जाएगा ऑफ इंफॉर्मेशन। पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इकट्ठा करके रखना, किसमें? स्ट्रॉन्ग स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, आंसर आ गया। लंबे समय के याददाश्त में सूचना का संगठित पैकेट का एकत्रित होना। अब एक ये लाइन है, ये लाइन किसने दी हमें बताना है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज आर नॉन टू ब्रेक इंटेलिजेंस डाउन इनटू वेरियस बेसिक स्किल्स दैट पीपल एम्प्लॉय टू टेक इन इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट, उन्हें प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसको टू यूज इट टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, फिर कारण के साथ उसको सॉल्व किया जाता है। हु इज द बेस्ट नॉन फॉर प्रोपाउंडिंग सच थ्योरी, ये थ्योरी किसकी हो सकती है? आपका क्वेश्चन नंबर 28 होना चाहिए, 28 है ना। आसान है ये भी अगर आपको थोड़ा बहुत थ्योरी का ज्ञान है तो, क्योंकि वैसे आप इस क्वेश्चन से डरते हो, लेकिन डरने वाला नहीं है क्वेश्चन। कह रहा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करें, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? किसे माना गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किसे माना गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 29 क्वेश्चन का आंसर दो। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? एडुकेबल, शिक्षणीय आपकी जो लेवल ऑफ आईक्यू है वो क्या हो सकता है? 29 बताइए। देखो वैसे तो ना इसे मतलब 50 से लेके 100 तक माना गया है, 50 से 100। तो देखो 30 से 50 तो होगा नहीं, बिलो 50 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और अगर हम इसे 50 से 70 लें या 70 से 90 लें तो ये वैसे तो दोनों ही काउंटेबल है। तो इसमें आपको ए में भी और सी में भी दोनों में ही नंबर मिलेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, ये 50 से नीचे कह रहा है। तो 50 से नीचे तो वैसे ये भी दिख रहा है, तो ये तो मतलब फिर वही है। शिक्षणीय वर्ग को चुनना है तो ये दोनों ही 90, 70, 50 से लेकर 90 तक के बीच में आप आईक्यू लेवल जिसका है तो उसको हम एडुकेबल मतलब एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है। हेरिडिटी की यूनिट, नॉर्मल सा और आसान सा क्वेश्चन। आई डोंट नो कि साइंस के क्वेश्चन साइकोलॉजी में क्यों डाल रखे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन फिर से साइंस का, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम है, फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है या फिर जीन है? क्या है? जीन। ये ठीक है इसका। ठीक है। आगे आपका हिंदी का सेक्शन, बड़े हिंदी के सेक्शन पे, हिंदी के सेक्शन पे बड़े। हाँ जी, 31 क्वेश्चन का जवाब दो। हिंदी का सेक्शन हमारा आ गया है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। इसमें क्या बताना है? वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है आपको ये बताना है। तो बताइए, फर्स्ट होगा अव्यय संबंधी, या होगा क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी या फिर वचन संबंधी? क्या है हमारा करेक्ट आंसर 31 का? मैं केवल इसलिए आया था, अव्यय संबंधी आपकी क्या है यहाँ पे? अशुद्धि है, एरर है, हम हिंदी में बोल सकते हैं।
जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें शुद्ध बताना है, घोर संबंध नहीं होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए? जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का पास संबंध है तो होगा नहीं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है और परस्पर संबंध है। तो कौन सा सही है? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। 33 है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, या फिर आपका एक अनार सौ बीमार, ऊंची दुकान फीके पकवान, आधा तीतर आधा बटेर। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, मतलब कि जितनी आपकी पूर्ति है उससे उसकी कंपैरिजन में मांग ज्यादा है, तो उसका कहने का मतलब है लोकोक्ति का एक अनार सौ बीमार। कौन सा आंसर सही है? सी। अगला है घास काटना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घास काटना, कुछ भी असर ना होना, ठीक है, बिल्कुल भाई सब मिट्टी पलीत। गैर जिम्मेदार होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपट। तो घास काटने का मतलब है गुणवत्ता का रखे बिना ही, ध्यान रखे बिना भाई जैसे तैसे काम निपट जाए। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी। विद्वान सब जगह पूजा होता है, पूजा जाता है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है क्या? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या क्रिया विशेषण। कौन सा सही है? करेक्ट आंसर डी, आपका क्रिया विशेषण। उसके बाद आपका उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, तो ये इनका गलत है। उद्बोधन सॉरी, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य विधान, कहानी में, अभिनय में या अनुवाद। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, अनुवाद। करेक्ट आंसर क्या है? डी, अनुवाद। एक सेकंड वेट कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, अनुवाद। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का आंसर दो। 37 है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि को नहीं दी जाती? आगमन संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। आगमन और निगमन हमारे क्या है? इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो कौन सा सही होगा? देखो, आगमन इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों को दी जाती है, पाठ्यक्रम पुस्तक को तो बिल्कुल दी जाती है। भाषा संग्रह विधि, ये आंसर होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट। 38 क्वेश्चन है, 38। बी एस ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपने सबने पढ़ी हुई है ना। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, बी एस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट उपागम, RCIM उपागम, मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, या मॉरिसन। तो हमारा यहाँ पे ये इवैल्यूएशन मूल्यांकन उपागम आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 39 है, विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, शब्द से वाक्य, वर्ण से शब्द या वाक्य से पैराग्राफ। 39 क्वेश्चन। शब्द से वर्ण जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। शब्द से वर्ण हमारा करेक्ट आंसर है। 40th क्वेश्चन है, 31 का मानक रूप है 31, 31, 31, 31 या 31। तो 31 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 31 या 31 बोल सकते हैं। डी आंसर करेक्ट है। वर्तनी की विविधवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? फर्स्ट प्राइमरी स्तर पर या आपका माध्यमिक स्तर पर? बिल्कुल प्राइमरी स्तर पर ही आएगा, तो प्राइमरी स्तर पर ही आपका हो जाना चाहिए। वर्तनी की विविधवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर। भाषिक सामग्री 42 क्वेश्चन है। भाषिक सामग्री क्या है? मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय या शब्दावली। तो हमारा शब्दावली करेक्ट आंसर है, ये वाला नहीं है। सी आंसर करेक्ट है। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड तो काफी बार सुना होगा, साइकोमी में मैंने करा रखा है बुलेटिन बोर्ड। श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य दोनों है, या कोमल सामग्री है? तो कोमल सामग्री तो भाई कुछ होता नहीं है, और दृश्य सामग्री है ये सिर्फ विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं। श्रव्य नहीं है और दृश्य श्रव्य भी नहीं है। 43 का आंसर क्या है? बी। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। अधिक विश्वसनीय मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल जो परीक्षण है वो है शिक्षण निर्मित परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, मौखिक परीक्षण, या फिर प्रमाणीकृत परीक्षण।
प्रमापीकृत परीक्षण हमारा जो है अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, टेस्ट है। CCE है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है। विषयों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? प्रश्नों की व्यापकता। आगे है आपका आगे कौन सा क्वेश्चन है आपका? 46 क्वेश्चन। 46 कहता है, 46 थोड़ा सा इधर करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या कहता है। ये है 46। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है। बिल्कुल, अगर अपने आप को असमर्थ समझेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है। हीन भावना आ जाती है, आत्मविश्वास खो बैठता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक शिक्षक के नाते आप उसे क्या करेंगे? सहानुभूति दोगे या फिर आप उसे परिवार को सूचना दोगे? देखो, परिवार को सूचना तब तक नहीं दो जब तक आपसे हैंडल ना हो जाए, पहले तो खुद से हैंडल करो। दंड दंड तो कभी नहीं दोगे, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा नहीं। तो सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, कैसे व्यवहार करोगे? सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करोगे इस बच्चे के साथ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कैसा प्रकार है? 47 क्वेश्चन का आंसर दो। आलोचनात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, विश्लेषणात्मक या व्याख्यानात्मक। कौन सा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार? जो मिलान मैचिट होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस। मौन पाठ पठन का लाभ है, मौन पठन का 48 क्वेश्चन का आंसर दो। मौन पठन का लाभ है, अब उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, या फिर पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध आचरण करना। 48। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मौन पठन का क्या लाभ है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, डेवलप होती है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। 49 क्वेश्चन का आंसर दो। क्या नहीं है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता? वैधता तो होती है, वस्तुनिष्ठता भी है, व्यापकता भी है, आत्मनिष्ठता। कौन सा आंसर सही है? क्या नहीं होना चाहिए? कौन सा नहीं होना चाहिए? आत्मनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दो। 50th क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट रुकना, ये क्या ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दो। 50th क्वेश्चन कहता है रचना शिक्षण का उद्देश्य है। 50th क्वेश्चन, रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, सुसंबद्धता बनाना, क्रमबद्धता बनाना या व्याकरण सम्मत कार्य करना। रचना शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। कौन सा आंसर हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा? 50 का फर्स्ट आंसर। आगे है आपका पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, थोड़ा मैं शॉर्ट कर देती हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, जिसमें आपका 51 से 55 क्वेश्चन तक इस पैराग्राफ से आंसर आएंगे। 51 से 55। तो स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र होता है। निरंतर निरादर तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना में ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्रीय पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया। चरखा आंदोलन का और दांडी कूच में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर व्यक्ति जाति समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त करता है। 51 क्वेश्चन में तिरस्कार में पूछा है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो बताइए, तिरस्कार में विसर्ग संधि है। पता होगा, ये तो बहुत सिंपल है। तिरस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना, हीन भावना तो कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व नहीं है। अव्ययभाव बहुव्रीहि कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्मधारय समास है हीन भावना में। उत्कर्ष का सही विलोम 53 में उत्कर्ष का विलोम आपको बताना है अपकर्ष। अपयश नहीं होता, अवनीति उपकार नहीं होता, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष। 54 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश क्या है? स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश क्या होगा? स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला,
स्मरण करने योग्य जो हर प्रकार से आते ये जो हर प्रकार से, तब तो वो मोदी जी क्या कहते हैं ना, स्वावलंबी बनिए, तो जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। इनमें से विदेशी शब्द बताइए, विदेश का कौन सा है? राष्ट्र, राष्ट्र नेशन हमारा, ये तो हमारा क्या है, हमारा ही है, विदेशी नहीं है। राष्ट्र, व्यक्ति, निरंतर, दौरान, कौन सा आपका क्या है? विदेशी शब्द है। दौरान, निरंतर, राष्ट्र, व्यक्ति हमारे ही देश के हैं, ठीक है, विदेशी नहीं है। 56 से 60 तक आगे फिर से एक गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। उद्योग के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण और अधिक बढ़ा है। भारत धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ के भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब संतुलन बना हुआ था तब वह जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों में प्रकृति साधनों का अंधाधुंध और दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र समय सामने आएंगे। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों में असंगत। 56 क्वेश्चन कहता है पुल्लिंग में असंगत, विनाश, वातावरण, स्थिति, परिणाम, कौन सा असंगत है? बी 56 का। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला। ये काफी बार आता है क्वेश्चन। एक ऐसा शब्द बताओ जिसका ना तो आप वचन बदल सकते ना ही लिंग बदल सकते। आलसी, दीवार, लिपि, जल। जल है, ना तो हम इसका वचन बदल सकते ना ही हम इसकी लिंग बदल सकते। तो 57 का सही आंसर भी बनेगा हमारा डी। उपयोगितावाद, अभी एक वर्ड आया था ना ऊपर, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ क्या है? वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। कौन सा आंसर करेक्ट है 58 का? अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। ये लाइन पढ़ी थी अभी। वाक्य में कौन सा काल है? इसमें काल बताना है आपको। देखो इसमें, देखो है तो ये कौन सा, भूतकाल, ओ सॉरी, भविष्य काल। तो भूतकाल गया, वर्तमान वर्तमान गया, तो आंसर आ गया भविष्य काल है और संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, पहचान लेंगे ना जल्दी से। अभी चौराहों पर आया था ना, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। इसका शब्द का अर्थ बताइए। 4 मंजिलों का भवन, चौराहा का क्या मतलब है? चारों तरफ देखने वाला। वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं। तो सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, तो 4 मंजिलों का भवन नहीं होगा, चारों तरफ देखने वाला नहीं होगा। वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो या एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। कौन सा करेक्ट होगा? हमारा यहाँ से डी है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें सीखोगे तो आपको काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। 61 है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड। एंड साउंड मतलब लास्ट की जो साउंड है वो डिफरेंट हो फ्रॉम अदर वर्ड। कंसेप्ट, सेक्ट, परसेप्ट, कंसीट, कंसीट। 61, तो ये वाला अलग आ गई ना प्रोनाउंसिएशन। सेप्ट, कंसेप्ट, कंसेप्ट, परसेप्ट, सेक्ट, ये सारी प्रोनाउंसिएशन एक है और ये डी वाली प्रोनाउंसिएशन अलग है। पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जेनेरिक। जेनेरिक का आपको सही ट्रांसक्रिप्शन चुनना है। कौन सा होगा? बी। कौन सा सही होगा? बी। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बताइए। टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, नहीं ये तो नहीं हो सकता। डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव, ये हो सकता है। ओनली, ओनली वर्ड आपको पता है अपने आप में नेगेटिव होता है। ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट कैन बी डेवलप, ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज विल बी एनहांस्ड। तो बी हो गया हमारा सही आंसर, क्योंकि ओनली वाला अपने आप में नेगेटिव होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कर रहा है कि ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट कैन बी डेवलप, नहीं। द डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज कैन बी अचीव, बी आंसर आएगा। 64 है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज एनेबल्स द टीचर टू। कम्युनिकेटिव अप्रोच किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की। एनेबल्स द टीचर टू एक्सप्लॉइट साउंड साइको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, या फिर एक्सप्लॉइट साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल, एक्सप्लॉइट साउंड साइको लिंग्विस्टिक एंड देखो
अभी इसमें फर्स्ट में सिर्फ क्या बोला है, साइकोलिंग्विस्टिक, अगर हम ये लगा दें क्योंकि लगा पॉजिटिव है, तो सेकंड एजुकेशनल प्रिंसिपल, तो ये अलग, अगर ये लगाएं अलग तो इसको लगाओगे या इसको लगाओगे, तो सी दे दिया दोनों, मतलब सी हो गया बोथ, तो कौन सा आंसर सही जाएगा भाई, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और सी में दे दिया दोनों, तो दोनों वाला ही लगाओगे ना। देखो एक कम्युनिकेटिव अप्रोच का ये क्वेश्चन, अगली लाइन फिर से कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग टू टीचिंग, तो एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और नॉट टू अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, तो ये तो गलत है, नॉट टू अलाउ, अलाउ तो करोगे, नॉट टू टॉलरेट एरर in student attempt to express, better to note down the error. In communicative approach to teaching, the teacher must know why it is better to tolerate error in student attempt to express their self. कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फर्स्ट। 66 है, वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन, इसमें से एक लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन सी हो सकती है? जब लर्नर इज मिसिंग द क्लास, जब लर्नर क्लास मिस कर गया हो 66 में, तो ये तो नहीं होगी। learner in is speaking in the class, learner speaks in short and fragmented phrase, हाँ, तो one of the language disorder is found when learner speak the, जब फुल सेंटेंस बोलना नहीं पता चलेगा, learner speaks in short and fragmented phrases। 66 का कौन सा आंसर जाएगा? लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन ए चाइल्ड हैज, लैंग्वेज डिसऑर्डर का क्या मतलब है? व्हेन ए चाइल्ड हैज, देखो फिर से लैंग्वेज डिसऑर्डर और फिर से लैंग्वेज डिसऑर्डर, मतलब एक ही लैंग्वेज डिसऑर्डर का टॉपिक उठाया, दो क्वेश्चन डाल दिए। When a child has difficulty in understanding the meaning, difficulty in expressing her thoughts, his/her thoughts, trouble producing some sounds accurately, either both A and B, तो कौन सा होगा? तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको फर्स्ट भी लग रहा होना चाहिए सेकंड भी, और ए और बी अगर दोनों आ जाए तो वो कौन सा ऑप्शन है? इधर और बोथ ए एंड बी। कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। 68 है, आर्टिकुलेशन एरर अकर्स ड्यू टू, आर्टिकुलेशन एरर अकर्स क्यों होंगे? ड्यू टू फॉर्म्ड स्पीच हैबिट, slurring over and clipping sound, learner's intelligence, learner give importance to stress and intonation। 68 देखो learner intelligence और learner give importance to stress तो होगा नहीं, formed speech habit या slurring over clipping sound, slurring over and clipping sounds, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? ठीक है, बी। रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, रेमेडियल टीचिंग में क्या इन्वॉल्व है? इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स, रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, ये भी बात ठीक है, ये भी, और तो ए और बी दोनों हो जाए तो ये वाला आंसर, और नीदर तो है नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, लो कम्युनिकेटिव अप्रोच के अभी ऊपर दो क्वेश्चन आए थे, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन स्ट्रेसेस ऑन कंटेंट रेलेवेंसी एंड वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, नीदर या बोथ, तो 70 में भी वही बात है, तो कंटेंट रेलेवेंसी एंड वोकैबुलरी और फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो दोनों में बोथ ए एंड बी वाला आंसर। 71 है आपका, थोड़ा सा इधर करती हूँ, recent scheme of evaluation outlined by CBSE, CBSE is, CBSE होगा continuous and comprehensive evaluation, continuous and comprehensive, continuous and अच्छा comprehension and continuous evaluation, continuous and comprehensive, continuous and communicative, या communicative and continuous, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, CCE सभी को पता है, ये CBSE आएगा, इज CCE continuous comprehensive evaluation, continuous comprehensive evaluation कौन से में है? बी। रेमेडियल, फिर देखो रेमेडियल टीचिंग का एक और क्वेश्चन, शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद टेक्स्ट एंड टेक्स्ट एंड लर्निंग, मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोर्स, या मेरिट ऑफ टीचर। 72 नॉर्मल सी बात है, मेरिट ऑफ टीचर का कोई लेना देना नहीं, टेस्ट एंड टेस्ट और टेक्स्ट का भी नहीं है, टेक्स्ट और लर्निंग का भी नहीं है, मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोर्स, कौन सा आंसर करेक्ट है? सी। फिर से रेमेडियल प्रोग्राम का एक और क्वेश्चन, इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए, ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए, हर एक स्टूडेंट की वीकनेस को देखते हुए, तो स्ट्रेंथ को देखते हुए भी होता है रेमेडियल प्रोग्राम, हर एक की वीकनेस को देखते हुए, तो ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब दोनों आ गए ना इसमें, तो कौन सा आंसर हो गया? सी। 74 फिर से रेमेडियल टीचिंग का मतलब मजेदार पेपर है ये, 2017 का भी लेवल 2, मतलब काफी बच्चे इसमें भी अच्छा स्कोर लेके आए होंगे। रेमेडियल टीचिंग इज ए प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग
क्या है रेमेडियल टीचिंग? प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, प्री टीचिंग प्रोग्राम, रैंडम प्रोसेस या सिस्टमैटिक अप्रोच। कौन सा होना चाहिए? देखो, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग तो है नहीं, प्री टीचिंग प्रोग्राम भी नहीं है, सिस्टमैटिक प्रोसेस। भाई रेमेडियल टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जब आप किसी बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हो उसके बाद एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो गई, सिस्टमैटिक प्रोसेस हो गया, देन आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, बेसिक रिक्वायरमेंट बतानी है किसकी? ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? रिलायबल, एम्बिगियस, कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल। तो वो होना चाहिए हमारा रिलायबल। कैसा होना चाहिए वो? रिलायबल। अब एक पैसेज है जिस पैसेज में हमें आंसर देने हैं, ये पैसेज है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है, फिर आंसर लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ रिगरस प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सीडेंट मेनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर इन फैक्ट्रीज एंड एल्सवेयर। इन एडिशन सम पीपल आर born with physical disabilities, they are either कुछ पहले ही ब्लाइंड डीफ होते हैं, some way deformed from birth से ही। Up to quite recent times little placed action was take place to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in case of hardship, but few seriously held the idea that these people might will have still have abilities in other direction. 76 क्वेश्चन में कहता है which one of the following is the most appropriate title? क्या most appropriate title होना चाहिए? Accident, planned action, physical disability या rehabilitation of the physical challenge? तो नॉर्मल सी बात है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अच्छा बन रहा है पैसेज का टाइटल देने के लिए, rehabilitation of the physically challenged. इन द above पैराग्राफ इन एडिशन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ वर्ड आया था ना इन एडिशन, ये रहा। इन एडिशन सम पीपल आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इन एडिशन का क्या मतलब है? एम्फेसाइज, जोर दे रहे हो, सीक्वेंस है, एडिक्शन है या अल्टरनेटिव है? बताइए क्या होगा ये एडिशन है। इन एडिशन का मतलब आप एडिशन में बता रहे हैं इस बात को, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉर्मल एडिशन। इधर दो चिल्ड्रन और माय सन, भाई इधर दो चिल्ड्रन, उन बच्चों की बात हो रही है या माय सन मेरे बच्चे की बात हो रही है। डैश पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, हैव पिक्ड ऑल द फ्लावर, हैज पिक्ड, इज पिक्ड या आर पिक्ड? तो हैज पिक्ड, ठीक है, इज और आर तो आएगा नहीं, और हैज में कौन आएगा? हैज पिक्ड ऑल द फ्लावर, ठीक है। इन द अबव पैसेज ऑथर वांट्स टू कन्वे, ऊपर वाले पैसेज में ऑथर कहना क्या चाहता है? 79 में पूछता है ऑथर क्या कहना चाहता है। मेनी पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम, भाई बहुत सारे लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, ये बताना चाहता है। प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट एक्सीडेंट, पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड आर फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव नो स्कोप। तो ये तो होगा नहीं। तो क्या कहना चाहता है ऊपर वाले पैसेज में? जो ऑथर है वो कन्वे करना चाहता है प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट एक्सीडेंट, प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे। 79 का कौन सा लगा के आओगे? वैसे तो देखा जाए तो अगर हम जनरली बात करें तो 79 में जो ऑथर कन्वे करना चाहता है ना, एक बार 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, शायद इसके अंदर कुछ आंसर में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर ठीक नहीं है। 1 सेकंड रुकना, एक बार दोबारा पढ़ते हैं 79 में, मे बी पीछे आंसर भी गलत हो सकता है लेकिन ये लग नहीं रही ठीक लाइन। 79 रुकना, 79 में ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है? प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट एक्सीडेंट तो नहीं होना चाहिए। मैनी पीपल इन द वर्ड्स, ऑथर ये बताना चाहता है, फर्स्ट वाला हो सकता है क्योंकि सेकंड फोर्थ और थर्ड तो होगा नहीं। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज, ऑथर ये कन्वे करना चाहता है कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। 80th क्वेश्चन है, नॉइजी चिल्ड्रन आर ए रियल हेडेक, वही शोर मचाने वाले बच्चे सच में सिर दर्द होते हैं। टू एस्पिरेंट्स विल मेक ए हेडेक गो अवे, देयरफॉर टू एस्पिरेंट्स विल मेक ए नॉइजी चिल्ड्रन गो अवे। अबव द लाइन इज fallacy of equivocation, false analogy, hasty generalization, composition। ये क्वेश्चन हर बार एक आता है पेपर में, तो ये क्या है हमारा? fallacy of equivocation, ठीक है। 81 फिर एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट क्या है? योर लव एंड पिटी डॉट द इम्प्रेशन फिल, विच वल्गर स्कैंडल स्टैम्प द अपॉन माई ब्रो, फॉर what care I who calls me well or ill, so you oh ever read my bad my good along, ठीक है। तो ये जो राइम है, ये राइम जो एक्सट्रैक्ट हुई है, ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए, तो ये इसमें क्या होना चाहिए करेक्ट? ए बी ही तो है, करेक्ट का है ये, ठीक है। फिल विल, फिल इल, और ब्रो अलोंग,
ठीक है। 82 है आपका, वन प्रूवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज Achilles heel. What does finding Achilles heel mean? 82. Strong point, weak spot, secret strategy, amulet. Weak spot. क्या मतलब है इसका? Weak spot. 83 है the wolf with its belly stitched full of big pebbles, nibbling walls barbed like black pine forest against a red sky over blue snow. Which figure of speech is used in the box extract? इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा आपका वो है फिगर ऑफ स्पीच? इट इज स्माइली, इट इज स्माइली, ठीक है। 84 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकेलिक स्कीम? एजोनेंस है, लिटरेशन है, पर्सोनिफिकेशन है या राइम है? इट इज नन अदर देन एजोनेंस। फिर फिगर ऑफ स्पीच का एक और क्वेश्चन, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर, जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स? टंग ट्विस्टर में, जिंगल्स में और नॉनसेंस वर्ड्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच लगेगी? तो इट इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन लगेगी ना उसमें। इट इज ब्यूटीफुल डे, आई मस्ट नॉट, शुडंट, नीडंट, शुडर, वुडंट हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला? इट इज 6, नीडंट, ठीक है। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, आई नीड नॉट, नीडंट बोलते हैं, आई नीड नॉट हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। You should dash your phone call with an email or a letter. So you should follow on, take on, follow up या show on. 87. Follow up. You should follow up your phone call and email or a letter. What time shall we go shopping? Let's see how the weather looks and dash insert the correct idiom. Idiom बताना है आपको सही। Raining cats and dogs, turn a blind eye, play it by ear, call it a day. Idiot. Play it by ear. कौन सा सही लगा के आओगे? Play it by ear. B ऑप्शन सही ऑप्शन। 89 है सोनेट। सोनेट यूजुअली काफी बार बता दिया सोनेट्स के बारे में। यूजुअली आर इन फ्री वर्स, एम्बेटिक, ट्रिमीटर, एम्बिक, एम्बिक, पेंटामीटर या वर्सो ट्रोनोको? 89. It is iambic pentameter. Sonnet are usually are in B option. A person who writes a play is, उसको क्या बोलेंगे? प्ले राइट, प्ले राइटर, प्ले राइट या प्ले राइट? स्पेलिंग्स अलग अलग है राइट की। एक है RIGST, एक है WRITE, राइट। प्रोनाउंसिएशन एक ही है राइट की, लेकिन आपका स्पेलिंग अलग अलग, ठीक है। बताइए। 90. So it is play, WRIGST. A person who writes a play is play, WRIGST, ठीक है। मैथ वाले सेक्शन पे पढ़े, मैथ और साइंस का सेक्शन 60 मार्क्स का होता है, 30 का मैथ्स और 30 की साइंस, ठीक है। सो बढ़ते हैं मैथ्स और साइंस वाले सेक्शन पे। कॉपी पेन लेके बैठो और फिर हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन फिर से बड़ा आसान और रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब देखते ही अब तो आपको इसके आंसर्स आ जाने चाहिए। बिना सॉल्व किए ही आंसर्स निकालने आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस, ठीक है। निकालिए मैथ का पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 91 क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, क्वेश्चन फिर से वही है, स्टेटमेंट भी नहीं चेंज होती। 27 और 64 का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्यूब का अगर मैं ए निकालूं तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है। ए आ गया, मतलब A1 मान लो, A2 मान लो, ये तो अंडरस्टैंडिंग आप कर लोगे। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4 स्क्वायर, 4 गया और दोनों 4 4 गए, ए स्क्वायर, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, तो नॉर्मल सा 9/60। क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शंस भी वही है, पूरा का पूरा रिपीटेड। सी आंसर करेक्ट है। 92 है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2πRH। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRH। 2πRH कितना गिवन है? 264। अगर मैं यहाँ से पाई काटूं तो हमारा πRH कितना हो जाएगा? 132। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको और सॉल्व करें, और क्या दे रखा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1848, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ, ए यहाँ पे जगह बनाते हैं। ये वाला हो गया ना, इसको हटाते हैं, ये इससे पहले वाले का था। 1 मिनट रुको, जगह बनाएंगे फिर करेंगे आराम से। ये देखो,
अभी हमें क्या-क्या दे रखा है, ठीक है? यहाँ से हटा दिया हमने। सबसे पहले हमें दे रखा था 1 मिनट। देखिए, हमें दे रखा है यहाँ पे देखो CSA 2 पाई आर एच इज़ 264। यहाँ से पाई आर एच आ गया 2 1 हो गया, 3 132, ठीक है? यहाँ पे। अब हमें एक और दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच कितना? 1848, ठीक है? तो यहाँ से क्या करो, या तो आर निकालो या एच। तो यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एच निकालो। एच कितना हो जाएगा? 132 बाय में पाई आर। अब एच यहाँ से पाई आर को भी हटाओ, 132 पाई 7 ऊपर 22 नीचे, और साथ में आपका जो आर है, आर हमारा आर ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? आर हमें कहीं गिवन है क्या? एक सेकंड, और हमें कुछ गिवन है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? नहीं गिवन ना, हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ आर का आर रहने दो, ठीक है? यहाँ पे आके इसको एच को यहाँ पे पुट कर दो। डन। यहाँ पे पुट करें, तो पुट करो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर ही रहेगा। एच, ये एच जो है यहाँ पे, ये वाला एच यहाँ पे पुट करो। 132 और 7 और नीचे 22 और आर, ठीक है? और बराबर में 1848। डन। एक आर से एक आर गया, एक आर अभी यहाँ बचा है, और इस पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। तो यहाँ से 22 गया, 7 गया, तो यहाँ से हमारा आर कितना आ गया? यहाँ पे 1848, और ये वाला 132 चला गया यहाँ पे आके नीचे, तो यहाँ पे ये गया। यहाँ से ये हमारा इसको कट करो, कट होके आ जाएगा ये हमारा आर 14, ठीक है? आर आ गया 14, आर को इसके अंदर रख के एच निकाल लेते हैं। एच आ गया 132 और पाई 22/7, और नीचे आर आ गया हमारा कितना? 14, ठीक है? ये आर की 14 की वैल्यू को मैंने अब इसमें रखा है। डन। तो यहाँ से 7 दूनी 14 और 22, 11 टू सा 11 1 2, 11 टू सा 2 6 और 2 3, 3 आ गया। हाइट आ गई हमारी 3 के साथ हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि इसने हाइट ही पूछा था, बी आंसर, ठीक है? क्योंकि हमें हाइट निकालनी थी। हाइट ऑफ द पॉल हमारा आ गया 3 मीटर। 93 क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 93 क्वेश्चन है आपका ग्राफ वाला, ठीक है? 93 क्वेश्चन आप सबके सामने जो है वो है आपका ग्राफ वाला। ग्राफ इन द सेंस लाइक हमें दे रखा है 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास ऑब्टेन फॉलोइंग रिस्पेक्टिव मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, एक मैथ सब्जेक्ट है, उसमें 100 में से 54 46 24 36 84 ये 100 में से नंबर है, ठीक है? ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अबव टेबल विल बी। तो आपकी ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल जो होगा वो कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, हम नंबर यहाँ से देख लेते हैं। ठीक ही बात है ना? 20 छात्रों ने गणित विषयों में 100 अंकों में से क्रमशः इतने अंक प्राप्त किए। तो कौन सा हमारा यहाँ पे सही है बताओ देख के। देखो 0 से 20 दे रखा है सबसे पहला, 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20। तो 0 से 20 में 4 है, 4 है, 4 है। तो एक बार 3 वाला पहले कैंसिल कर दे, क्योंकि अगर 4 हो गए तो 3 वाला कैंसिल। तो 0 से 20 में एक तो हो गया 6, एक मैं कट करती जा रही हूँ, 8 2 16 3, और अगर एक और आ गया तो हमारा फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। 0 से 20 और तो मुझे दिख नहीं रहे है कोई। हाँ ये रहा ना, एक और 16, ठीक है? तो ये हमारा गया, क्योंकि 0 से 20 में थे 4। अब हम क्या करें, ये 5 है। अब हम क्या करें, 5 है, ये 5 है, और ये है 6। तो अगर 6 वाला हमारा 6 नहीं होते 5 होते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये सारे चेक करने हैं, तो ये तो आसान है, आप कर लेंगे। करके देख लो। 5 आएगा हमारा उसके बाद, और उसके बाद देखो 6 है हमारा सेम, तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें से भी एक को कर लो, क्योंकि 1 2 3 है, 1 3 2 है, ठीक है? जैसे मैं आपको 80 से 100 का चेक करके बता देती हूँ। 80 से 100, तो 80 से 100 में आपके कितने बता रही है? 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए? 80 से 100 में एक है 84, एक है 82, और बस 2 ही है, तो ये वाला ठीक हो गया, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। इस टाइप से आपको ये तो जल्दी जल्दी है, आप देख लेंगे। अगला है 94 और 95 क्वेश्चन। 94 और 95 क्वेश्चन है आपका पाई ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं। पाई ग्राफ को पढ़ना है और आंसर देने हैं। हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन मैथमेटिक्स। सीमा कहाँ है? ये है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सीमा के मार्क्स आपको बताने हैं। तो देखो 93 डिग्री है ना, यहाँ पे 93 डिग्री,
और बाय में होता है इन सबका टोटल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन सबका टोटल देखिए कितना है। वैसे तो नॉर्मल से आपको पता ही है सर्कल के सेंटर में जितना भी होगा 360 होगा, बेशक आप टोटल कर लो, बेशक 360 बिना देखे लिख दो। इनटू में कितना होता है हमारा, इनटू में आपका कितना होता है, यहाँ कुछ और दे रखा है, अंकों का योग दे रखा है 480, तो यहाँ पे 480, ठीक है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ लो। क्लास 6 आर शोन इन डायग्राम बिलो, सम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा। सीमा द्वारा जो टोटल सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं वो है 480। अब 480 क्या है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल सब्जेक्ट्स में मार्क्स ऑब्टेन्ड 480, ठीक है। तो ये 480 होता है टोटल। 108 डिग्री हिंदी में, मैथ्स में 93 डिग्री, साइंस में। ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बताने हाउ मेनी मार्क्स, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए सीमा ने। तो ये 0 से 0 कट किया, 3 1 2 3 3 1, 12 12 चौक 48, 4 कम 4 4 दिया 12, 124 आंसर है क्या? हाँ बिल्कुल 124 आंसर के साथ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद कहता है 95 में, हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन बाय सीमा मोर इन हिंदी इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश। तो हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा मोर इन हिंदी, सीमा ने हिंदी में कितने ज्यादा नंबर लिए इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश के नंबर भी निकालने हैं और हिंदी के भी निकालने हैं, तो कितने ज्यादा लिए वो बताना है। इंग्लिश में कैसे निकालोगे, इंग्लिश का 72 डिग्री ऊपर, 72 डिग्री ऊपर, नीचे वही 360 मल्टीप्लाई में वही 480। ऐसी हिंदी का निकालो, हिंदी वाला आपका हिंदी में है 108 ऊपर, नीचे वही 360, इनटू में आपका 480 करो। इन दोनों का इंग्लिश वाले का आंसर आपका आएगा 96, सॉल्व कर लेना। हिंदी वाले का आपका आंसर आएगा 144, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है। हिंदी और इंग्लिश के आंसर आ गए आपके पास। अब आपको क्या बताना है, सीमा के हिंदी में कितने, हिंदी में ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है, आपको भी दिख रहा है हिंदी में ज्यादा है, कितने ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश से कंपेयर करो तो कितने ज्यादा है। 144 में से माइनस कर दो, 96 6 8 4 48, मतलब बी आंसर करेक्ट है। कितने ज्यादा है, 48। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट द एग्जैक्ट, अभी आपका वो आगे पेडागोजी टाइप क्वेश्चंस, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन क्लासरूम। 96 क्वेश्चन में शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, बिल्कुल होना चाहिए, उसने पूछा है नॉट, और शुड बी बिहेवियरल टेस्ट टर्म्स, शुड बी स्पेसिफिक या शुड बी टेस्टेबल, तो कौन सा नहीं होना चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए। हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है यहाँ पे, सी आंसर। 97 कह रहा है, 97 इफ स्टूडेंट गेट सेम 42 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स अवॉर्डेड बाय डिफरेंट एग्जामिनर्स इन ए टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कह रहा है यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 ही ला रहा है, 42 समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की कौन सी विशेषता को दर्शाता है। तो ये इसके अंदर ना देखो दो आंसर्स बन सकते हैं, ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी हो सकती है, ये उस बच्चे की रिलायबिलिटी भी, ठीक है, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता, ए वाले और सी वाले दोनों बच्चों को आंसर में मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। 98 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लिमिटेशन, अब आपको एक लिमिटेशन बतानी है, इनमें से कौन सी लिमिटेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो एमसीक्यूज बोल सकते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही। तो इसमें से कौन सी लिमिटेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्वेश्चंस की, गेसिंग, डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन, कैन नॉट मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों की तीनों ही लिमिटेशन है, तो हम डी ऑप्शन लगा के आएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 99 में कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द टीचिंग मेथड इन मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट टू यूज इन फॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन, इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड है मैथ्स का जो डिफिकल्ट है टू यूज इन फॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन। इंडक्टिव डिडक्टिव तो है नहीं, एनालिटिक और प्रोजेक्ट में क्या बताओगे आप, जो प्रोजेक्ट मेथड है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूजिंग फॉर्मल क्लासरूम प्रोजेक्ट, क्योंकि फॉर्मल क्लासरूम प्रोजेक्ट के अंदर आप सिचुएशंस में आप देखो प्रोजेक्ट मेथड कहाँ यूज करते हैं, इसीलिए ये कठिन है क्योंकि क्लास के अंदर बोल रहे हैं वो, है ना, कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं और वो क्लास के अंदर की बात कर रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज, जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की वो कैसी है, सिंबॉलिक, ये क्वेश्चन पहले भी आया, रिपीटेड है, सिंबॉलिक है, नेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, या वैदिक है। तो सिंबॉलिक है, देखो नेशनल राष्ट्रीय नहीं बोलोगे, राष्ट्रीय भाषा आपकी मैथ थोड़ी है, और गणित की भाषा राष्ट्रीय नहीं कह सकते, जटिल भी नहीं कहोगे, वैदिक भी नहीं, सिंबॉलिक, क्या आंसर लगाओगे, ए। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स इन स्ट्रिक्ट सेंस, अब स्ट्रिक्ट सेंस में मैथमेटिक्स क्या है, कंक्रीट साइंस, फिजिकल साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, या रिलेटिव साइंस। इसको आप एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोल सकते हो, अमूर्त साइंस, ठीक है, इसका आंसर होगा बी, ये ए इसका है, कभी मिक्स कर दो।
102 में है कौन सा नहीं है, तो ये बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में गणित की तार्किकता की विशेषता में निम्न में से नहीं है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो है, ओरिजिनलिटी, सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट भी है, सब्जेक्टिविटी। कौन सा आंसर लगा के आओगे? विषय निष्ठता। 103 क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फ्लोइंग इसमें से कौन सा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता रहेगा या तो क्वेश्चन आएगा मोस्ट, या क्वेश्चन आएगा लीस्ट, या क्वेश्चन आएगा नॉट, है ना। ये 4-5 चीजें हैं जो हर बार देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स में मतलब विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इट डेवलप्स मेंटल प्रोसेस हो सकता है, इट सेव्स टाइम, तो सेव टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं हुई ना। और नो नॉट रिक्वायर पेपर पेंसिल, एबल टू सॉल्व क्वेश्चन ओरली। तो क्या होनी चाहिए? अगर हम आपका ओरल वर्क बच्चों को मैथमेटिक्स में करा रहे हो स्कूल के बच्चों को, तो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप करेगा उस बच्चे की मेंटल प्रोसेस को। डन। 104 है आउट ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा है विच गैजेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इज पर्टिकुलरली मोस्ट वर्ड आ गया ना, मोस्ट यूजफुल फॉर टीचिंग क्राफ्ट्स एंड ज्योमेट्री। कौन सा होगा? देखो एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन या इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। तो कौन सा लगा के आओगे? इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। 105 है द सिंथेटिकल मेथड। सिंथेटिकल मेथड है आपका संश्लेषणात्मक विधि। तो सिंथेटिकल मेथड शुड बी यूज्ड टू टीच ज्योमेट्री इन स्कूल आफ्टर फॉलोइंग इंडक्शन, एनालिसिस, डिडक्शन या सिंथेसिस। सिंथेसिस बताइए 105 का। तो सिंथेटिकल ऐसा नहीं है सिंथेटिकल मेथड है तो सिंथेसिस आएगा, नहीं ऐसा नहीं दिमाग चलाना। सिंथेटिकल मेथड शुड बी यूज्ड टू टीच ज्योमेट्री इन स्कूल आफ्टर फॉलोइंग, किसके पश्चात किया जाना चाहिए? विश्लेषण के बाद। तो सी आंसर यहाँ पे होगा करेक्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजों को माइंड में आपको वैसे भी सेट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालो। हमें ये दे रखा है अंडर रूट, फिर दे रखा है माइनस ऑफ √3, प्लस में दे रखा है √84, प्लस में दे रखा है 18√3। अब इसमें थोड़ा दिमाग चलाओ क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहें तो इस 84 को कुछ सब ब्रेक कर दो। कैसे? ये ऐसे ही रहने दो, माइनस √3 ऐसे ही रहने दो, प्लस में अंडर रूट में ऐसे ही रहने दो। 84 को लिख दो 81 प्लस 3, ठीक है, और प्लस में 18√3। ठीक है, अब इसी पार्ट को मैं लिख दूं क्योंकि ये वाला सेम एज इट इज रहेगा। 81 को लिख दो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू 9 क्योंकि 9 टू 18√3। अब ये वाला ऊपर अंडर रूट भी है। ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया √3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 18। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस √3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट भी है। अब इसको खोल के देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू में b। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये काट दिया मैंने। ठीक है, अब थोड़ा मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वापस वो चीजें लिखो, √3 अंडर रूट माइनस, अच्छा सॉरी ये छोटा अंडर रूट था, एक बार मैं इसको इरेज ही कर दूं। एक बार रुकना, करो आप तब तक करो, आप अपना आंसर निकालो। ठीक है, आप निकालिए अपना आंसर निकालिए। यहाँ से हमने क्या किया? अंडर रूट माइनस √3 प्लस में, अब यहाँ पे प्लस में क्या हो गया है? 9 प्लस, क्योंकि ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 9 प्लस √3। अब प्लस √3 माइनस √3 कट गया, अंडर रूट 9 बच गया, अंडर रूट 9 होता है 3। 3 के साथ हमारा आंसर हो जाएगा 106 का बी। ठीक है, 107 करें। एक बार आप ये कर लो, मैं इरेज करूंगी। 107 को करने से पहले मैं 106 को इरेज कर रही हूँ। जिसने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। ठीक है, 107 क्वेश्चन पे बढ़ रही हैं और 106 का हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, 107 पे बढ़े। देखो 107 क्वेश्चन क्या कहता है। 107 क्वेश्चन है इफ 47, ये क्वेश्चन 4 की पावर 97, काफी बार मैंने जो आपको क्वेश्चन करा रखे हैं ना उसमें मैथ्स में, उसमें कराया हुआ है। 4 की पावर है 97,
-4 की पावर है 96 प्लस में 4 की पावर है 95। यहाँ सबसे मिनिमम पावर है 4 की पावर 95। तो यहाँ से जो मिनिमम पावर है सबसे छोटी उसको क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्योंकि बड़ी तो बाहर नहीं ले सकते ना। 97 बाहर लोगे तो यहाँ और यहाँ क्या लिखोगे, नेगेटिव में तो नहीं लिखेंगे। 4 की पावर 95 जो सबसे छोटी है उसको ले लो बाहर, क्योंकि यहाँ भी है 4 की पावर 95, वो कट जाएगा। अंदर कितना बचा, 4 की पावर 2, क्योंकि 95 और 2 97 पावर, माइनस 4 की पावर 1 और प्लस में यहाँ पे 1 की पावर 0, और यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 4 की पावर 95। ये k 4 की पावर 95 कट कर दें हम, तो यहाँ से k क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 माइनस 4 आपका 12, 12 और 1 13, 13 के साथ ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी का। ठीक है, आगे है 108। 108 क्वेश्चन क्या कहता है, 108 क्वेश्चन में है इफ 5a स्क्वायर प्लस 15a। अच्छा ये तो नॉर्मल सा है, इसमें आपको क्या करना है, जस्ट वो करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, बनाओ फैक्टर। ऐसा करते हैं a और किस किस का बना लें, a का, इन दोनों का फैक्टर बना लो, 5 और a कॉमन ले लो, 5 कॉमन और a कॉमन, अंदर बचा a प्लस में बचा 3, यहाँ पे माइनस कॉमन लो, 2 कॉमन लो, b कॉमन लो, अंदर क्या बचा, यहाँ से 3 और 2 और b बाहर आ गया, प्लस में a प्लस 3 और a प्लस 3, a प्लस 3 और 5a माइनस 2, बताओ कहाँ है 5a माइनस 2b, ये रहा, ये रहा, लेकिन साथ में होना चाहिए a प्लस 3, तो a और b तो पहले गया, अब यहाँ है a माइनस 3 इसलिए ये भी गया a प्लस 3। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, 108 का डी। 109 में है, आपको ये सॉल्व करना है, ये जो आपको थ्योरम दे रखी है इसको सॉल्व करो। ये हमें दे रखा है 1, नीचे क्या है दे रखा है, ये क्यूब रूट है, तो इसको अगर हम 2 की पावर करें 3 और 10 की पावर करें 3, और ये है ऊपर पावर 3 का 1/3, और पहले इसी को सॉल्व कर लें फिर इस पार्ट को करेंगे। बीच में प्लस है 1, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये 3 से 3 पावर कटेगी, इस 3 से ये 3 कटेगी, 2/10, और ये 2/10 हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये सारा सॉल्व करके मेरा आ गया 5, समझ आई। अब मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। 192 है, 192/3, तो पहले इसको कट कर लो, 3 3 6 18, 1 3 4 12, ये है 64, 64 का ऊपर ये 3, 64 का हो गया 4 की 3, ऊपर हो गया 1/3, 3 से 3 गया, ये आ गया 4, यहाँ आ गया 4 और यहाँ था 5, 5 प्लस 4 हो गया 9, 9 के साथ हो गया हमारा ये आंसर करेक्ट। तो देख लो आपका ये आखिरी पेपर है 2017 का, 17 में ही आखिरी बार ये हुआ था रीट। तो लेवल 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सबके सामने है, नहीं है ज्यादा मुश्किल, प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर अच्छे आएंगे। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स माइनस वाई निकाल दो, करो। यहाँ पे लिखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 79, यहाँ पे x है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करा रही हूँ इक्वेशन, 2x माइनस प्लस हो जाएगा 12y, और 47 को 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 94 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये हमारा कटा, 12 और 3 15y माइनस 94 और 5 15, माइनस से माइनस गया, y आ गया मेरा 1, ठीक है, 15 से 15 आ गया, y1 आ गया, तो इसमें कहीं भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं, x प्लस में 6 बराबर में 47, x आ गया 41, ठीक है। अब हमें क्या निकल सॉरी, अब हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई, 41 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 40, 40 कहाँ है, ए ऑप्शन, देन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 110 का ए। 111 पे बढ़ते हैं, 111 क्वेश्चन है, अभी आपको ये दे रखा है, इसको हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कर रही हूँ मैं, 9 3 का 9x स्क्वायर प्लस में 5 5 25, और 2 इंटू 5 इंटू 3 30x, ठीक है, और हो गया हमारा 30x माइनस में 60x, ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस में माइनस में, इन दोनों को सोल्व करो, माइनस 30x प्लस में 25। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर बनाओ, देखो इसके फैक्टर यहीं से चेक कर लें, 111 ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये हो गया गलत, ए स्क्वायर 9x स्क्वायर बी स्क्वायर 25 और 2 इंटू इंटू बी, हाँ ये हो गया ना, यही खुल गया, तो यहाँ लिख दो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी।
112 क्वेश्चन बड़ा आसान है। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 80? व्हाट परसेंट ऑफ 80? 80 का कौन सा परसेंट है 80? इज 80 का मतलब है इक्वल में 80। तो व्हाट परसेंट में क्या लगा दो? एक्स। व्हाट परसेंट किसका? 80 का। ऑफ का मतलब देखो यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब है। व्हाट परसेंट का मतलब है आपको कोई वैल्यू निकालनी है, वो मान लो एक्स है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80% का, तो 80/100। इज इसका मतलब होता है इक्वल, और अगेन 80 अगेन 80। बस एक बार आपने चीजें समझ ली तो आपकी कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। एक्स कितना आ गया? 80 इंटू में 10 बाय में 8। अब इसे सॉल्व कर दो। अब इसे सॉल्व करो। 8 1 जा 8 और 810, एक्स आ गया 100%। जो आपसे पूछा गया है वो क्या है? 100% मतलब डी आंसर करेक्ट है। आगे आ गया 113 क्वेश्चन। देखो क्या कहता है। 113 क्वेश्चन 113 के अंदर करें, आगे करें। ए टीवी सेलर सोल्ड 2 टीवी एट द रेट ऑफ 9600। कह रहा है सेलर मतलब सेलिंग कर रहा है, तो एसपी हो गए ना। तो यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं स्क्रीन को, ज्यादा नहीं करूंगी, बस ठीक है। एक सेकेंड अपना, थोड़ा सा इसको सेट कर लूं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एसपी, टीवी सेलर सोल्ड 2 टीवी एट 9600, एसपी है 9600, और एक और एसपी है 9600। ठीक है। आउट ऑफ देम ही ऑब्टेन 20% प्रॉफिट ऑन वन टीवी एंड 20% लॉस ऑन अनदर टीवी। एक पे तो होता है 20% प्रॉफिट, एक पे होता है 20% लॉस। तो जब होएगा 20% प्रॉफिट तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 9600, और इंटू में 100, नीचे प्रॉफिट का मतलब 120। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा? 9600 इंटू में 100, और नीचे हो जाएगा लॉस 20% मतलब 80। तो एक एसपी है 9600, एक एसपी है आपका 9600, एक सीपी आ गया आपका, बताइए यहाँ से कैलकुलेट करके। यहाँ से आपका 0 से 0 गया, और 12 आपका कितने पे जाएगा ये? 2 6 जा और 2 5 जा 6 6 1 3 6 3600। ठीक है, 1600, 16 और 5 80, 8000। तो मतलब कि यहाँ 9600 की चीज को 8000 रुपए की बेचता है, तो उसे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो 9600 की चीज, अच्छा अच्छा अच्छा, हमें सीपी निकाला है ना। हाँ, तो ऐसे हो गया ना, 8000 की चीज 9600 की बेचता है। ठीक है, वही कहो ना, यहाँ तो ऐसे लॉस दिख रहा है। नहीं, सीपी आया ना 8000, तो भाई 8000 की चीज 9600 की बेचता है, तो हो रहा है नॉर्मल सी बात है प्रॉफिट। यहाँ से सीपी आएगा आपका 12000। ठीक है, कि 12000 की कोई चीज है और उसको 9600 में दिया जाता है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब बताना क्या है? हाउ मच प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑब्टेन्ड इन होल ट्रांजेक्शन। अच्छा, टोटल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है। तो थोड़ा सा और ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे टोटल ट्रांजेक्शन में। एसपी कितना हो जाएगा? 9600 प्लस 9600, कितना हो रहा है? 19200, है ना। और सीपी कितना हो रहा है? एक तो 8000 और एक आपका 12000, तो कितना हो रहा है? 20000। मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस है 20000, तो सीपी हो गया 20000 और एसपी हो गया आपका 19200। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो हो रहा है ना, लॉस हो रहा है 19200। तो ओवरऑल लॉस हो रहा है आपको। ओवरऑल लॉस हो रहा है कितने का? कैसे पता चलेगा? माइनस करेंगे, इसमें से ये गया 800, सीपी नीचे आता है ऑलवेज, इंटू में 100, तो नीचे की 4 जीरो ऊपर की 4 जीरो से गई, 2 4, 4% का लॉस हो गया। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 4% की हानि हो गई। अगला क्वेश्चन है 114, 114 क्वेश्चन में कहता है इन ए फील्ड 6 वर्क, ये वो वाला फॉर्मूला है, एमडीएच वाला करा रखा है ना, एमडीएच डब्ल्यू, ये वो फॉर्मूला है। 6 वर्कर्स, यहाँ पे 6 लिखो, और टास्क है 16 दिन में अपना काम करते हैं। इफ दिस टास्क इज कंप्लीटेड इन 4 डेज, अगर 4 डेज में टास्क पूरा हो जाए, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड? कितने वर्कर्स की जरूरत है? तो 6 वर्कर्स तो पहले ही है, तो कितने वर्कर्स की और जरूरत है? एक्स लगा दो। यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 16, है ना। और ये हो गया 8 या 24, 24 बराबर में 6 प्लस एक्स, एक्स कितना आ जाएगा आपका? एक्स आ गया 18, तो यहाँ पे एक्स आ गया 18। तो देखिए 114 में आप सोचेंगे बी आंसर है, लेकिन यहाँ बी आंसर नहीं है। एक्स हमारा आया है 18।
यहीं पे ही गड़बड़ होती है। जैसे ही आप देखते हो आपने x निकाल दिया और आपका आंसर आ जाता है। यहाँ तो x यहाँ आया है 18, अब ये उसने 18 आया है। ये तो और जरूरत है, काम अगर 4 दिन में पूरा हो जाए तो पहले पहले काम पहले 6 वर्कर्स काम करते थे। मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, जिसमें मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। एक मिनट रुकना, ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे 6 वर्कर्स काम करते थे और 16 दिन में वो टास्क पूरा होता था। यहाँ पे 4 दिन में काम पूरा हो जाए तो 18 वर्कर्स और चाहिए। लेकिन उसने कहा है हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने टोटल वर्कर्स की जरूरत है 18, और 6 तो पहले भी काम कर रहे थे प्लस 6 जो है, तो प्लस 6, तो यहाँ पे टोटल 24 आंसर आएगा। यहाँ पे गड़बड़ होती है, आधे से ज्यादा बच्चे इसमें, आधे से ज्यादा क्या 98% बच्चे 18 लगा के आते हैं। सिर्फ 2% बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं और 24 लगाते हैं। ठीक है, आपको उन 2% में बनना है, 98% में नहीं बनना। 115 क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट इज 640, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है इस बार 5 साल, टाइम गिवन है, रेट दे रखा है 8%, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल पूछा है 640 सिंपल इंटरेस्ट, बराबर में प्रिंसिपल पूछा है, टाइम आपका 5 और टाइम आपका हाँ 5 और रेट आपका 8, बाय में 100। बस यहाँ से तो प्रिंसिपल निकाल दो, 640 मल्टीप्लाई 100, नीचे 8×5 = 40, प्रिंसिपल 0 से 0 गया 4, और 4 1 2 बचा, 4 6 24, और 16 प्रिंसिपल आ गया 1600। 1600 कहाँ पे है हमारा, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड में मजा आता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 116। 116 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, देयर इज अ टारगेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी बाय 10% एवरी ईयर। हर साल, जब भी हर साल ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी हर साल 10% बढ़ता है तो कितना नंबर है 2016 में 1500, तो ये लो यहाँ लिख दो 1500। अब इस 1500 का 10% बढ़ गया, 10% कितना होता है 110/100। ठीक है, अब 1500 का 10% कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 और 11 का 1650। ठीक है, अब जो 1650 बढ़ा है ना, फिर उसके बाद देन इन ईयर 2018, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ, अभी पहले 2017 भी है, तो 1650। अब देखो यहाँ गड़बड़ ये करते हो कि 1500 लिख के इंटू करोगे 110/100, फिर 10% हर साल बढ़ रहा है, फिर 110 और 100 ही लिखते रहोगे तो गलती हो जाती है। ये जो नंबर आया उस पे फिर से 10% बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ आ गया आपका 1815। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, बी 1815। ठीक है, 117 पे बढ़े। 117 है, विच कंडीशन अप्लाइज ऑन कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल इन डायग्राम। ये हमें डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका क्या कहता है, देखो यहाँ पे एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, और एक साइड है 3, एक साइड है 3। तो क्या होना चाहिए 117 का आंसर, साइड 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 रूल नहीं, एंगल भी है, आरएचएस तो बिल्कुल नहीं है, साइड एंगल साइड, तो साइड है हाँ, एंगल है, और एक एंगल ये है, साइड एंगल साइड हो सकता है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल 117 में। देखो यहाँ दे रखा है साइड एंगल साइड, दो साइड है एक एंगल, तो यहाँ तो दो साइड नहीं है, इसलिए ये भी गलत, क्योंकि एक साइड है दो एंगल है, यहाँ है ना एक एंगल एक साइड फिर एंगल, तो ये आंसर सही है, क्योंकि एक एंगल ये ना, एक साइड है और एक एंगल है, तो हमारा डी आंसर एंगल साइड एंगल आंसर आ जाएगा। 118 है, करेक्ट पेयर ऑफ डिसिमिलर सप्लीमेंट्री एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम। करेक्ट पेयर ऑफ डिसिमिलर सप्लीमेंट्री, असमान संपूरक कोणों का सही युग्म बताना है। देखो डी एफ ई, डी एफ ई और ई एफ ए, ई ई एफ ए, अच्छा ठीक है, और क्या दे रखा है 118, ए एफ बी, ए एफ बी और बी, बी एफ डी, बी एफ डी, यही मुझे तो असमान लग रहा है। एक बार और देख लें, डी एफ ई और ए एफ बी, डी एफ ई तो यही हो गया, ए एफ बी हाँ इसके सामने वाला हो गया, तो ये तो ठीक है, असमान बताना है ना, डिसिमिलर, तो बी तो सही है, बी एफ डी, बी एफ डी, बी एफ डी है ये वाला, और ई एफ ए, ई एफ ए ये वाला बड़ा, ये भी ठीक है। अगला है ए एफ सी और डी एफ सी, ए
एफ सी 90 डिग्री और इधर से डी एफ सी 90 डिग्री। तो हमारा यहाँ से ए जो है वो डिसिमिलर है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, आप एक बार ध्यान से वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कैसा होता है, ऐसा, इसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो होती है नॉन पैरेलल साइड्स, एक होती है हाइट। टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 10 और 16, पैरेलल साइड्स हमें दे रखी हैं 10 और 16। इफ एरिया, एरिया भी दे रखा है, पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट। ठीक है, एरिया आपको दे रखा है 78 बराबर में हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 और 16, और हाइट निकालनी होगी, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, क्योंकि एक ही चीज मिसिंग है। 78 इंटू में 2 और बाय में 10 और 16 26 बराबर में h। तो 26 कितने पे जाएगा, 26 दिया 6 18 7 है ना, 78 दिया 3 दूनी 6, हाइट आ गई 6, आंसर है 6। हाँ ये था ना, सी आंसर आ जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन 120। ठीक है, इसके बाद साइंस आ जाएगी। देखो मैथ्स के चाहो तो 30 में से 30 भी ले सकते हो, लेकिन तब आएंगे जब प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में ही स्ट्रक करते हैं। चाहो तो 30 में से 30 मैथ्स में ले सकते हो, 30 में से 30 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ले सकते हो। ये दो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। वट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल, हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है, देखो फुल सर्कल ये है और हाफ सर्कल मतलब ये, उसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा पाई आर, whose diameter is 56। अब इसमें पाई आर में डायमीटर, डायमीटर का मतलब रेडियस हो गई, रेडियस कितनी होगी 2 28, तो पाई का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब 28, क्योंकि डायमीटर की वजह ना रेडियस 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आंसर। बस कितना ही आसान था ये भी। बस अब देखो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता है क्या होती है 2 पाई आर। अब उसने कहा सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ पार्ट ऑफ सर्कल, तो बाय 2 कर दो, हाफ हो गया मतलब पाई आर। अब डायमीटर दे रखा है तो उसका रेडियस निकाल दो, पाई 22/7, रेडियस हो गया आपका 28, यहाँ से आ जाएगा 88। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, बी आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे साइंस वाला सेक्शन। बड़े साइंस पे, साइंस वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा मैथ्स का सेक्शन 30 क्वेश्चंस का। साइंस का सबसे पहला 121 क्वेश्चन है, क्रिस्टिया या हम इसे क्रिस्टी भी बोलते हैं, आर फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनल। क्रिस्टी इज फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनल, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेक्टुलम, रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। 121 का कौन सा आंसर करेक्ट है, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा आंसर करेक्ट है, किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। विच इज एन इंसेक्टिवायरस प्लांट, कौन सा इंसेक्टिवायरस प्लांट है, कस्कटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा या फिर आपका ओरोबेनकी, ओरोबेनकी बताइए। 122 का आंसर, इट इज यूट्रिकुलेरिया, इट इज यूट्रिकुलेरिया इंसेक्टिवायरस प्लांट कौन सा है, बी। विच इज रेड, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार आता है ये। रेड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें रेड प्लैनेट कौन सा है, कौन सा है, मार्स। कौन सा है, मार्स। DOTS डॉट्स की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ, डॉट्स इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ, DOTS किसकी शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्टली, डायरेक्टली, डिस्टेंटली, डिस्टेंटली बताइए। पहले तो ये देखिए 124 में ये होना चाहिए डायरेक्टली, तो डिस्टेंटली गया तो 2 गए। ऑब्जर्व दोनों में सेम है, ट्रीटमेंट दोनों में सेम है, मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट तो सेम है। अब एस क्या है, शॉर्ट कोर्स या फिर स्कीम, तो एस क्या है हमारा, एस है हमारा शॉर्ट कोर्स, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, 125 है, विच फूड ग्रुप इज रिचेस्ट इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ KCAL, 125 पर ग्राम। ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम। सीरियल, माइलेट्स, मिलेट और पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, सब्जियां हो गई, फल हो गए, मिल्क हो गया, मिल्क से बने प्रोडक्ट हो गए, एग, मीट, फिशेस होगी, ऑयल एंड फैट्स, नट्स, ऑयल, सीड्स हो गई। तो हमारा जो ऑयल है, तेल, फैट्स हैं, नट्स और ऑयल सीड्स, रिचेस्ट एनर्जी। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, या तो दे सकता है करेक्ट या दे सकता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस टू ल्यूटिनजिंग हार्मोन एलएच के बारे में, ल्यूटिनिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है 126 में बताना है। It stimulates leading cell to produce testosterone. It is a neurohormone secreted by graphene follicle. या फिर आपका it does not show synergism with FSH। ये हमारा यहाँ पे है करेक्ट आंसर। 127 है द स्ट्रेटेजी ऑफ अल्टरनेशन बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति क्या कहलाती है? वो कहलाती है हेट्रोगेमी। पता होगा ये वाला तो इजी है। क्या आंसर करेक्ट है? हेट्रोगेमी। ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका पेडागोजी का है। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन मेनली कंसर्न्ड विद 128 नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन या वैल्यूइंग। हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? 128 का वैल्यूइंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे गोला लगा दो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, गुड टेस्ट की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रेलेबिलिटी, प्लानिंग, देखो रेलेबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन और या फिर प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? आपका डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण या विभेदीकारिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए, सॉरी डी आएगा, नॉट ए गुड टेस्ट ऑफ ए गुड टेस्ट। ठीक है, आगे है 130 का एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। हमें एग्जाम्पल देना है किसका? प्रोजेक्टेड टीचिंग एड, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHPI या फिर मॉडल। 130 तो यही है हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। बी आंसर करेक्ट आंसर है। 130 के बाद है 131 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टीचिंग मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस और टू द मेंटल कंक्लूजन। कह रहा है इनमें से कौन सा है टीचिंग मेथड जो इंपॉर्टेंस दे रहा है मेंटल कंक्लूजन को? 131 कौन सा सही है? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर तो होगा नहीं, क्योंकि टीचिंग मेथड कौन सा है इसमें से जो इंपॉर्टेंस देता हो मेंटल कंक्लूजन को? लेक्चर नहीं है, लेक्चर नहीं है तो ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग या लेबोरेटरी, तो कौन सा होना चाहिए? देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आप लगाएंगे उतना ज़्यादा मेंटल कंक्लूजन इंप्रूव होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच कम्स अंडर प्रोजेक्ट ऑफ साइंस। कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट अंडर साइंस, प्रोडक्ट ऑफ साइंस के अंडर आ सकता है? साइंटिफिक लॉज, फॉर्मूला ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, साइंटिफिक एटीट्यूड या एक्सपेरिमेंटेशन। तो कौन सा हो सकता है? साइंटिफिक लॉज, जो वैज्ञानिक नियम है। प्रोडक्ट ऑफ साइंस के अंडर कौन सा आ सकता है? साइंटिफिक लॉज। अगला क्वेश्चन है 133 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इनोवेटिव टीचिंग मेथड कवर्स ऑल डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। कह रहा है कौन सा इनोवेटिव टीचिंग मेथड है जो कवर कर लेता है सभी डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को? टीम टीचिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइक्रो टीचिंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। बताइए। 133 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश है? बताइए। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा? अभिकर्मित अनुदेशन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में आपके ये एक इनोवेटिव टीचिंग मेथड है जिसके अंदर सारे डोमेन्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, टीम टीचिंग दल शिक्षण हो गया, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म, ये माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग सारा वो एक टॉपिक करा रखे ना, उसके अंदर सारा कंप्लीट हुआ है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सारा हो गया। हाँ, 134 क्वेश्चन है 134 विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोस्टिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस टीचिंग। ये फिर वही है माइक्रो टीचिंग, डायग्नोस्टिक, एक ही टॉपिक आपको बता रखा है। एक ही क्वेश्चन टॉपिक से 2 क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आएगा? विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड Which type of teaching should be planned after diagnosing the learning difficulties of the students in science teaching? 134 तो आपका देखो आफ्टर डायग्नोस्टिक नॉर्मल सी बात है। जब भी आप बच्चे डायग्नोस्टिक टीचिंग कब होगी? जब आप किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है उसे आप ले रहे हैं, मतलब बच्चे की कोई समस्या है तो आप डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हैं, मतलब उस बच्चे की समस्याओं का क्या करते हैं? निदान करते हो।
और डायग्नोस कर लिया जब आपने बच्चे की समस्या का, उसके बाद उसे रेमेडियल टीचिंग देंगे। रेमेडियल टीचिंग होता है अब उसका उपचार करेंगे, है ना, उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम बोलते हैं। तो आफ्टर डायग्नोस्टिक टीचिंग लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस टीचिंग कौन सा प्लान होगा? रेमेडियल टीचिंग के साथ हमारा उपचारात्मक शिक्षण के साथ डी आंसर करेक्ट बनता है। A systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the pupils is known as a systematic process। आपको क्या बताना है? एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो है बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, कहलाती है। क्या कहलाएगी? ट्रेनिंग, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन या एक्सपेरिमेंट। क्या कहलाएगी? वो होगा इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। कह रहा है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसमें आप क्या करो, डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव्ड बाय द पीपल्स, कितने पीपल मतलब बच्चे के द्वारा, बालक के द्वारा कितने अचीव किए गए हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कैसे हम मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, हमने कितना मूल्यांकन किया। इवैल्यूएशन करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिफाइनिंग 136 है। डिफाइनिंग एक्शन वर्ब इज रिलेटेड विद विच बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारागत उद्देश्य से संबंधित है? अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर या अफेक्टिव और साइकोमोटर। 136 ये हमारा कॉग्निशन है। कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी। आउट ऑफ द फ्लोइंग फ्रेमवर्क ऑफ लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जैक्टली, विच कौन सा फ्रेम है जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है रिलेटिवली टीचिंग लर्निंग? फिर से भैया टीचिंग फ्रेम, टेस्टिंग फ्रेम, प्रैक्टिस फ्रेम या इंट्रोडक्टरी फ्रेम। कौन सा फ्रेम हो सकता है? तो नॉर्मल सी बात है, टीचिंग की बात हो रही है, टेस्टिंग की तो हो नहीं रही ना, तो टीचिंग लर्निंग कंटेंट में क्या होगा? टीचिंग फ्रेम। एन ऑब्जेक्ट 138 क्वेश्चन ऑफ मास। मास हमें दे रखा है, मास दे रखा है 0.75। ये क्या हो रहा है? लिखा कुछ जा रहा है। मास हमें दे रखा है 0.75। एक सेकेंड रुकना, क्या हो रहा है? ये रिटर्न क्यों नहीं हो पा रहा है? वेट करना, वेट। एक सेकेंड अभी कराती हूँ। आप एक बार क्वेश्चन देखो, आप लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अभी एक बार दोबारा देखती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है सिस्टम में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.75 kg। देखो यहाँ लिख के देखते हैं, अब भी गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी। 0.75 kg हमें क्या दे रखा है? एम मास। ठीक है, एम लिख लो या बड़ा मास लिख लो। इज हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग अटैच टू ए रूफ। तो एक बार ऐसे इसको बनाए, ये हमारी क्या है? रूफ, और रूफ से एक स्ट्रिंग अटैच है और ये स्ट्रिंग का मास दे रखा है 0.75 kg। ठीक है, आगे दे रखा है व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाइड नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फोर्स आपको निकालनी है। ठीक है, हमें निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग टू द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी, आपको जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होती है? 9.8 एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता होगा ये तो। जी एम एस एम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है टी का? एम जी, ये भी सबको पता होना चाहिए। एम कितना है? ये मास आपका 0.75 और आपका जी कितना है? 9.8। और आंसर किस में आएगा? हमारा फोर्स किस में आता है? न्यूटन में, न्यूटन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 75 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 98 बाय में 100 ना 10। तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगा देना, कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो 735 और पॉइंट यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 7.35 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क है, कैलकुलेशन पार्ट आप सॉल्व कर लोगे, आपका बी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूले थे। ठीक है, 139 क्वेश्चन है। 139 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फॉर एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की सही स्टेटमेंट कौन सी है आपको ये बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, हाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक तो होती ही नहीं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशन जो होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। 139 हुआ था ना अभी, हाँ 139 हुआ। 140 क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा टेम्परेचर जो है इसमें से पॉसिबल नहीं है? कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है? देखो फारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में होता है, ना तो के में होता ना ही आर में होता। तो सी लगा के आओगे या डी लगा के आओगे, दोनों के नंबर आपको दिए जाएंगे। कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है? फारेनहाइट और सेल्सियस पॉसिबल है, सी और डी दोनों आंसर है। 141 है, 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा 1 जूल? देखो इसमें ये सारे क्वेश्चन गलत हैं, सारे ऑप्शन, क्योंकि 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होता है? 0.000239 कैलोरी, ठीक है। तो ये सारे ही यहाँ पे गलत हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्शन हुआ था और सभी को मार्क्स दिए गए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। What should be the minimum height of a plane mirror to get full image of an object of 2 meter height? 142। ये वाला जो क्वेश्चन है ना 142 में आपको क्या बताना है? ये ना बराबर होता है, 142 क्वेश्चन जो है इसके अंदर ना बराबर नहीं होता, हाफ होता है। तो यहाँ पे आप लिख लो, जब भी आपको फुल इमेज, यहाँ पे कह रहे हैं ना टू गेट फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें बताना है मिनिमम हाइट। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर, की हाइट कितनी होगी कि हमें फुल इमेज मिल जाए? जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर हाइट पे है, हाफ हो जाएगा सीधा 1 मीटर आंसर आएगा इसका। यहाँ लिखना है तो लिख लो, फुल इमेज हमें निकालनी है, तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है? मिनिमम, यहाँ पे लिख लो, मैं बता देती हूँ। मिनिमम साइज ऑफ मिरर शुड बी, मिनिमम साइज ऑफ मिरर should be half of the minimum size of the mirror should be half of the person height, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा, अगर हाइट 2 मीटर है ऑब्जेक्ट की तो उसकी कितनी होगी? प्लेन मिरर की हाइट हाफ हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ 4 हाइट है तो आपका 2 आंसर आएगा, अगर आपकी 8 हाइट है तो आपका 4 मीटर आंसर आएगा। याद रखना, भूलोगे नहीं इस स्टेप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 142 का आंसर आएगा आपका 1 मीटर। साउंड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस एज, 143 का आंसर क्या होगा? स्टेशनरी नहीं होता, प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव या प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस एज, साउंड ट्रेवल ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस एज प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। 144 है, विच ऑफ द फ्लोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस में विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गैस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। 144 का आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो, ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। केमिकल फॉर्मूला बताना है अमोनियम नाइट्राइड का, ये भी आसान है। अमोनियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला, अमोनियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4, बाहर भी लिख सकते हैं हम 3 और साथ में N। कहाँ है ये वाला? ये वाला सी आंसर है हमारा, NH4 3N। 145 का। 146 है आपका, 146 है मोनोमर्स यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रॉन इज। मोनोमर्स कृत्रिम रेशा डेक्रॉन बनाने में प्रयुक्त एकलन है एथाइलिन ग्लाइकोल, तो सब में सेम है, इथाइलिन ग्लाइकोल तो यूज होता ही होता है। अब इसके साथ में क्या यूज होता है? इसके साथ एक्रोलोना ट्राइल या विनाइल क्लोराइड, और फिर है टेरेफ्लिक, देखो नाम भी इतने अजीब अजीब है, एसिड, या फिर आपका लास्ट वाला एसीटोनाई ट्राइल, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा 146 का? एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो है ही है, एक है टेरेफथैलिक एसिड, ठीक है। एक दो बार बोलोगे तो मतलब दिमाग में बैठ जाएगा वर्ड। 147 है एंटा एसिड। एंटा एसिड पता है क्या होता है? ठीक है, एसिड को काटने वाला। एंटा एसिड कब लेते हैं? जब एसिडिटी हो जाती है हमें बहुत ज़्यादा, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है
तो हमें एंटासिड लेना होता है। तो कौन सा इसमें से एंटासिड का काम करेगा? एंटासिड सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जब भी एसिडिटी हो जाती है स्टमक में तो हमें उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे कहते हैं ना इनो ले लो, तो ये इनो क्या है? एसिड हो गया, एसिडिटी हो गई तो आपको इनो लेने के लिए दिया जाता है, सलाह दी जाती है इनो ले लो। तो इनो क्या है? आपका एंटासिड है। अब ये इनो में है क्या? कॉस्टिक सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कास्टिक पोटाश या फिर लूनर कास्टिक 147। इसमें है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया, रिपीट है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्ट था लेकिन है वही, रिपीटेड है ये। तो इसमें क्या था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? एसिडिटी को, एंटासिड का काम करता है, उसको कट कर देता है ना। तो एसिड है हमारा पेट में, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बेस। एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। कॉल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, तो बताइए कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा है? पीट, बिटुमिन, बिटुमस भी बोल सकते हैं, बिटुमिनियस भी बोल सकते हैं, लिग्नाइट या फिर एंथ्रासाइट 148। एंथ्रासाइट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कोयला, जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, वो है आपका एंथ्रासाइट। क्या है आपका? एंथ्रासाइट। सो बस हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। 149 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 149 है आपका, वैसा देखा जाए तो ये आउटपुट डिवाइस, मतलब कि उसका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन साइंस में दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। आपका पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी है? एम आई सी आर की। यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक फायदा हो जाएगा, आप इसमें फुल फॉर्म्स स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें फुल फॉर्म्स कई बार बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। एम आई सी आर की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ रिकॉग्निशन है, ये आर वाला बहुत ज्यादा गलती करते हो। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर लगा के आ जाते हैं। ओएमआर है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, और वीडीयू है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो हमारा डी ऑप्शन विजुअल डिस्प्ले यूनिट करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी काफी बार HSSC वाले पेपर में देता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन की खोज किसने की? जेनर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट हुक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? पता होना चाहिए वैसे तो ये आंसर, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। करेक्ट आंसर है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चंस का जो रीट का 2017 का भी पेपर था, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2 भी हमने कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ हमने सारे पेपर कौन कौन से किए हैं। 2011 का लेवल 1, लेवल 2, 2012 का लेवल 1, लेवल 2, 2015 का लेवल 1, लेवल 2 और 2017 का लेवल 1, और आज हमने लेवल 2 को भी फिनिश कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी जिन्होंने नहीं पता, जिनको नहीं पता कि सारे पेपर सॉल्व कराएं या थोड़े से कराएं, उनको बता देती हूँ ये सारे पेपर हमने 11, 12, 15 और 17 के प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आज तक आए हुए थे हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब 2021 में आपका पेपर होगा, देखो 25 अप्रैल होता है या डेट एक्सटेंड होती है। ठीक है, बाकी ये जो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन रीड के लिए या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप इन्फॉर्मेशन यहाँ इस नंबर से ले सकते हैं। रीड बैच अभी गोइंग ऑन है, चल रहा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड अपने स्कोर को, अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट बिलो, जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओवरऑल सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन पे वीडियोज़ हैं वो तो आती ही रहेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर आपके यहाँ पे फिनिश हो गए हैं, कुछ और नया यहाँ पे यूट्यूब पे भी चलता रहेगा एंड एप्लीकेशन पे भी तो चलता ही है कंप्लीट वाला सारा हमारा A to Z पैटर्न। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।